असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं हैदराबाद से, लेकिन उनकी आवाज़ की धमक, उनकी आवाज़ का वज़न उनकी पार्टी की ताकत से कहीं ज़्यादा है। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त शब्दों में पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का समर्थन किया है। सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस बनाई हैं जो दुनिया भर में जाएंगी और इंडिया का स्टैंड प्रेजेंट करेंगी। इन डेलीगेशंस में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। ओवैसी साहब, आपका स्वागत है पीटीआई के इस इंटरव्यू में। अभी खबर आई है सरकार की तरफ से कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशंस उन्होंने सेटअप किए हैं, शायद उसमें आपका भी नाम होगा। जो डेलीगेशंस हैं वो बाहर के देशों में जाएंगे और अब जो भारत की पोजीशन है पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक पैगाम लेके जाएंगे आप लोग। तो जब आप जाएंगे तो आप क्या मैसेज लेके जाएंगे? नहीं, मैसेज तो जो भारत सरकार का मैसेज है कि भारत पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है और हम और आप बल्कि पूरा देश देख रहा है कि बरसों से हम लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के शिकार रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने से जब ऑपरेशन ब्रास टैक्स से सब तमाशा चल रहा है, क़त्ल व गारतगिरी हो रही है, तो वो एक बताना पड़ेगा। फिर खंदार का प्लेन का हाईजैक भी है, हमको छोड़ना पड़ा उन जालिमों को। फिर 26/11 का वाक़या है, पठानकोट है, पार्लियामेंट अटैक है, उरी है, पिछले साल रीसी में वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मार दिया गया था। फिर अब ये पहलगाम हुआ है, तो ये तो ये लोग ख़तरा बन चुके हैं ना ह्यूमैनिटी को, जो भारत में ऐसे टेररिस्ट को भिजा रहे हैं ट्रेन करके, उनको फाइनेंस करके, हथियार देकर। तो ये बात रहेगी। बट ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अब जाहिर है हम लोगों को जब नहीं मालूम कौन से ग्रुप में मुझे रखेंगे, क्या चेयरमैन होगा, कौन चेयरमैन होंगे, बातचीत जब होगी जी, तो बहुत से उसमें चीज़ें होंगी जो अभी मुझे नहीं मालूम, मगर जो भी होगा एक बार भारत का तो पक्ष रखना पड़ेगा ताकि उनको मालूम भी हो सके। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस किसी ग्रुप में मुझे भिजाएंगे वहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि देखिए मुसलमान देश है, हम लोग इस्लाम है, ये सब बकवास है। भारत में ख़ुद 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो ये भी तो एक बताने की ज़रूरत है जी। तो बहुत सी चीज़ें होंगी। अब जब मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो जब ब्रीफिंग होगी तो मालूम होगा और भी चीज़ें। आपने अभी कहा कि पाकिस्तान खतरा बन चुका है दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, तो वो ये रियलाइजेशन हमें अभी हुआ है या पहले से ही? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये लोग जब से उस वक्त कश्मीर में जो ट्राइबल लोगों को भिजाए थे, उसी वक्त हमको समझ जाना चाहिए था, ये हम समझे हैं। 48 की बात कर रहे हैं? हाँ, तो उस वक्त से ये लोग ये तमाशा कर रहे हैं जी। और इनका एक स्टेटेड आइडियोलॉजी है जो अनरिटन है कि किस तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से भारत में नफ़रतों की, दो समुदायों के दरमियान दीवारों को और उठा सकते हैं, किस तरीके से भारत की जो तरक्की है उसको रोका जा सके, चाहे हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो रही हो या हमारा डेवलपमेंट हो रहा हो। तो ये तो उनके हमेशा से पाकिस्तान डीप स्टेट की, पाकिस्तान मिलिट्री के, ये तो अनरिटन इनके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं और आज तक उस पर वो काम कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। ये रुकने वाले नहीं है लोग। ये एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान के सब्र का जो बांध है वो टूट गया है इस बार पहलगाम के बाद, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अपनी वकालत करने दुनिया भर में जाने वाले हैं। नहीं, ना सिर्फ वो, बल्कि जब इस सरकार ने उरी में हुआ, जब हमने उनके लॉन्च पैड्स को जाकर वहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, अब जब पहलगाम में, तो ये तो बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ़देह
मैसेकर था ये, एग्जीक्यूशन था इन वे। में मैसेकर हुआ है बिल्कुल, ये मिलिट्री स्टाइल में एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, और मैसेकर था कि फैमिलीज़ को सेग्रीगेट करके, अलहदा करके, महिलाओं को, बच्चों को अलग करके, मर्द लोगों के तरफ करके, उनके सामने ये पूछना कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको गोली मार दिए, और वो भी चेहरों पे गोली मारे, पॉइंट ब्लैंक रेंज। पॉइंट ब्लैंक, जिससे उनके पूरे चेहरे डिसफिगर हो गए। और फिर कलमा बोलो, कलमा नहीं बोल सके तो आपने उन पे गोली चला दी। तो ये जो ज़ख़म इन्होंने उन परिवारों को दिया, तो ज़िंदगी भर का ज़ख़म है कि उनके सामने ये सब चीज़ें पूछ पूछ कर आप गोली मार रहे हैं। तो उनके पति हो या उनके पिता हो या भाई हो या औलाद हो तो मर चुके, मगर ये भी तो अंदर से एक उनके सोल पर कितना असर पड़ा होगा, उनके जिस्म पर, उनके दिमाग पर, ट्रॉमा मैंने तो ज़िंदगी भर का गम रहेगा उनके लिए। देखिए, हम, आप और हम इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे ज़रूर इस दुनिया से, मगर इस बर्बरियत के साथ अगर आप किसी को मारेंगे तो वो तो ज़िंदगी भर के लिए, वो तो उनके लिए एक तकलीफ़ का बाइस बना रहेगा वो। यकीनन ये, इसमें कोई दो राय कैसे हो सकती है, बताइए आप, दो राय कैसे हो सकती? जहाँ तक आप मीडिया के ज़रिए से मालूम हुआ है कि 2 उसमें पाकिस्तानी थे या 3 थे, एक मुकामी कोई कश्मीर के लोग थे, मगर जिस तरीक़े से वो लोग, मीडिया रिपोर्ट से ये, फिर उसके बाद से जो NIA का जो रिपोर्ट्स आए हैं वो भी बता रहे हैं कि उनका जो टेक्निकल डेटा उनके पास है, वो ये बताता है कि ये पूरा पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। तो ज़ाहिर है पूरा उन्हीं की सरपरस्ती में, उन्हीं की हुक्म पर, हिदायत पर ये क़त्ल गारतगिरी की गई भारत के नागरिकों की पहलगाम में। बहुत ही कड़े शब्दों में आपने पाकिस्तान की निंदा की है अभी। ये मूड, ये आपका पर्सनल व्यू है, लेकिन आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ बात की है, दूसरे मुस्लिम लीडर्स के साथ भी बात की होगी, तो यही मूड क्या सारे मुस्लिम समुदाय में है? बिल्कुल है, इसमें क्यों नहीं रहेगा। ये मैं अपनी बात भी तो कर रहा हूँ, तो मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं अपने एक बहुत बड़ी पार्टी की, मैं तो अपनी पार्टी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की सोच की। तो जाहिर है उसमें भारत के मुसलमान भी हैं, तो हम अलग कैसे हैं? हम अगर सियासी तौर पर हम बीजेपी के, उनके आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ रहेंगे, मगर जब आप देश में आकर देश के नागरिकों को, एक भारत के सिटीज़न को आप मार रहे हैं, तो इसमें सवाल कहाँ से उठता है मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस का? ये तो आप मार रहे हैं भारत के नागरिक को। तो जितनी तकलीफ़ सबको है, हमको भी है, तो इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे भाई ये मरने वाला ये समुदाय का था, ये रिलीजन का था। वो तो देश के नागरिकों को मार रहे हैं ना, और आपकी सरजमीन पे आके मार रहे हैं। टेररिज्म की कीमत सबसे ज़्यादा आम आदमी चुकाता है, और इसमें मुसलमान भी शामिल है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार मुसलमानों में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, ख़ासकर कश्मीरी मुसलमानों में? देखिए, ये जो भारत में सब ने मिलकर इसके ख़िलाफ़ एक होकर इसका कंडेमनेशन किया, तो कंडेमनेशन अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि मुसलमान है, वो इसलिए कर रहा है कि भाई मैं एक इंडियन हूँ, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जब अजमल कसब को हमने अपना पूरा ड्यू प्रोसेस उसको इस्तेमाल करने दिया हमारे लीगल सिस्टम का, उसके बाद जब उसको सज़ा दी गई कोर्ट की, तो वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि इसको हम अपने ख़बरस्तान में दफनाने नहीं देंगे। सही बात है। तो वो ले जाकर कहीं क्या किए नहीं मालूम हमको उससे, उस जालिम से। तो ये सवाल ये नहीं है कि मुझ पर ज़्यादा प्रेशर है या मुझ पर ज़्यादा फोकस है, हम सब एक कश्ती में सवार हैं। सही कहा आपने, हम सब एक कश्ती में सवार हैं। अगर कोई उस कश्ती में कोई छेद मार रहा है तो सब डूबेंगे ना, कोई बचने वाला नहीं है उसमें। तो हम सब एक कश्ती में सवार है, तो जाहिर जब हम सब एक कश्ती में सवार है तो हर तूफ़ान का तो मुकाबला हमको मिलकर ही करना पड़ेगा। जी। तो हम
ये नहीं बोल सकते कि हम यहाँ से करूँगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। वह अंदर घर के अंदर की बात जो है घर के अंदर कर लेंगे और करते रहेंगे हम। पर जब एक लोग आप पे आकर हमला कर रहे हैं तो सबको अपना अपना जिम्मेदारी को समझकर अपनी अपनी बात को रखना पड़ेगा, तो वही हमने किया है। अगर हम सिर्फ कश्मीर को देखें तो ये जो पहलगाम में जो कश्मीर के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि पहली मर्तबा कश्मीर में एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ है। हाँ, पहलगाम यही के बारे पूछने में, वाला था। हाँ, एक पहलगाम के वाक़े के बाद एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ है। ना इसमें कोई एजेंसीज का स्पॉन्सर्ड है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर है। अब मिसाल के तौर पर सोपोर एक इलाका है, वहाँ पर कोई टूरिस्ट जाता ही नहीं है। वहाँ पर कैंडल लाइट विजिल हुआ। अच्छा, ये बार बार ये लोग बोलते हैं कि देखिए टूरिज़्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। नुकसान ज़रूर हुआ, मगर कश्मीर में सबसे बड़ा जो टूरिज़्म जो जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है 6-7% का है। उनका असल मामला हॉर्टिकल्चर का है जो करीब 25-28% का है। मगर एक ओवरऑल आप देखेंगे कश्मीरी मुस्लिम्स में उन्होंने आउटराइट कंडेम किया इसको, आउटराइट कंडेम किया। यानी ये तो एक बहुत ही हिस्टोरिकल मौका हमारे गवर्नमेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास है, अमित शाह के पास है जो होम मिनिस्टर हैं, कि वो इसका सही इस्तेमाल करें। किस तरह से? आप यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करिए, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करिए। कन्फ्रंट करिए पाकिस्तान को, बिल्कुल करना चाहिए, मगर कश्मीरियों को और अडॉप्ट करिए। क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था इन ए वे कि जो भी बची कुची जो सब मिलिटेंसी या टेररिज्म के लिए जो सपोर्ट था कश्मीर में वो अब गायब हो गया होता। मैं तो इतना बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, वो तो है। देखिए 2 दिन पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर 3 या 4 टेररिस्ट को मारा गया। मगर जो आम जनता है उनमें जो ये स्ट्रांग कंडेमनेशन है, गम है, गुस्सा है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कश्मीर के हर घर में मातम था जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ। तो कश्मीरियों को अडॉप्ट करने की बात जो कर रहे हैं उस पर ज़रा एलैबोरेट करिए कि किस तरह से जो करंट सरकार नहीं, वहाँ पर उनके कोई ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ ना हो, वहाँ पर जो उनको मिलना चाहिए वो सरकार उसको मुहैया करे। कश्मीरी स्टूडेंट्स भारत के कोने कोने में आकर पढ़ते, उन पर अटैक ना हो। ऐसे थोड़े वाक़यात हुए हैं जहाँ पर उन स्टूडेंट्स को मारा और पीटा गया है, और किस तरीके से हम उनको और हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको। तो ये सब करना पड़ेगा। बहुत तारीख़ी मौका है, इसको हमको गंवाना नहीं चाहिए। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एम्ब्रेस कश्मीर। बिल्कुल ना, आप अडॉप्ट करिए, उनको कन्फ्रंट करिए पाकिस्तान से, हम भी चाह रहे हैं, मगर कश्मीरियों को आप उनके हाल पे मत छोड़िए। अब आप देखिए कि जब पूंछ में हमला हुआ, पाकिस्तान की शेलिंग हुई, सबसे पहले वो एक मस्जिद के इमाम साहब की मौत हो गई। अच्छा, उनको अस्पताल ले जाने वाला हिंदू है। फिर वहाँ पर एक साहब हैं, उनके 2 जुड़वा बच्चे मर गए। 12 साल के बच्चे मर गए। एक 6 साल का बच्चा मर गया। तो 21 सिविलियन की मौत भी तो हुई है। फिर हमने हमारे एक एडीएम को खोया, थापा साहब को वहाँ पर। तो ये तो सब मर रहे हैं ना। वहाँ पे गुरुद्वारा पे हमला हुआ है। तो ये सब सोचने की हमको ज़रूरत है। ये तो सामने है, फ्रंट लाइन पर है, और इनके घर बार नुकसान हुआ, इनके गाड़ियों को नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ पे लोगों को। और हम उम्मीद करते हैं कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बोले भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप जो लोग मरे हैं उनको आप एज ए टेरर विक्टिम ट्रीट करिए, क्योंकि हमारा हमला था टेररिज्म के ख़िलाफ़, और उनको एक्सग्रेशिया लीजिए। जो आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट वॉट एवर, उसमें से दीजिए। उनके घरों का नुकसान हुआ उसको दुरुस्त करवाइए, और अगर उनको शिफ्ट करना है तो उनको घर बना कर दीजिए। आप उनको बोलेंगे हट जाओ तो कहाँ जाएंगे गरीब बेचारे, घर तो वही है उनका। तो ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वहाँ की सरकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। पाकिस्तान को कन्फ्रंट करने की बात कर रहे थे, किस तरह से कन्फ्रंट करें? जो अभी किया है वो जो 9 टेररिस्ट साइट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है, ख़त्म किया है, और क्या कर सकते हैं? नहीं, कांस्टेंट विजिल की ज़रूरत है। अगर आप ये समझ रहे कि हमने ये किया, ठीक है, हम इसका सपोर्ट किए, आप ये समझ रहे कि इसका पाकिस्तान फिर या डीप स्टेट या ISI या फिर उनकी मिलिट्री खामोश बैठेगी, नहीं बैठेगी।
खामोश नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी। कुछ और करेंगे वो लोग? बिल्कुल करेंगे, वो तो उनको करना ही है। आप देखते जाइए ना, आप पठानकोट में हुआ तो उन्होंने कहा प्रूफ दीजिए, हमने बुला लिया उनको। आप कभी किसी कोई फॉरेन कंट्री में किसी आप पड़ोसी नेबर को बुलाते टेररिस्ट अटैक के बाद, जहाँ से वहाँ से मिनट हुआ, आप दिखाते किसी को? वो भी आपका एयरबेस दिखाया आपने क्या किया? 26/11 जब हुआ तो हमने पूरा प्रूफ्स दिया, डॉक्यूमेंट प्रूफ्स दिया, जो उनके चैट्स हो रहे थे वो हमने दिया। आपने उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया। अच्छा, उनमें से बाज़ लोगों को सज़ा हुई, किस पे सज़ा हुई मालूम आपको? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे हुई। अरे बकवास है ये तो। आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है और आप मनी लॉन्ड्रिंग में उनको कन्विक्ट करते। एक ज़कीउर रहमान लखवी जेल में रह के बच्चा पैदा करता है। ये मजाक है ना ये तो। आप तो सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ये हमको तो कांस्टेंट विजिल पे रहना पड़ेगा। और ये बराबर मैं नहीं समझता कि अगर कोई समझ रहा है कि ये लोग खामोश बैठेंगे, तंग नहीं करेंगे, फिर कोई हरकत नहीं करेंगे, तो वो तो ख्वाब गफलत है। वो पाकिस्तान की एक शायद ये सोच भी थी कि पहलगाम के बाद में यहाँ पे कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हाँ, होंगे। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा बिल्कुल सही है। मगर अफसोस की बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है कि थोड़े कम से कम हेट स्पीचेस के इंसिडेंट्स उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं, मुसलमानों पर अटैक्स भी हुए हैं। बट उनका होल आइडिया वही था कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की नफ़रतों की इजाफा हो और उसके बाद लोग कानून को अपने हाथ में लें। मगर किसी हद तक वो नाकाम साबित हुए। काफ़ी हद तक नाकामयाब रहे। तो क्या वजह क्या है कि क्यों? नहीं, इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बाज़ लोग डॉक्यूमेंट किए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं। मगर ओवरऑल जो उनका जो इंटेंशन था, उनके जो शैतानी अज़ाइम थे, या वो उसमें तो वो अपने वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो हमको तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ पहलगाम हुआ बोल के नहीं, हमेशा हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या किया जाए पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान आप पाकिस्तान आपका नेबर ज़रूर है, मगर आप पाकिस्तान में भरोसा कैसा करेंगे? आप पाकिस्तान में भरोसा नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान का डीप स्टेट, पाकिस्तान का ISI, पाकिस्तान की मिलिट्री का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भारत को डिस्टेबलाइज करते रहो। तो आपको तो विजिल रहेगा। और एक बात याद रखिए कि हम मिसाइल मारे हैं ब्रह्मोस, उनके 9 एयर बेसिस के ऊपर। और अब प्रेजेंट सरकार ये कह रही है कि न्यू नॉर्मल एक नई डॉक्ट्रिन बन चुकी है। तो हम नई कार्रवाई जब करेंगे या जब वो भी करेंगे तो कहाँ से करेंगे हम? आप देखिए, हमने अपना जो आपने उसको डॉक्ट्रिन बना दिया, तो अब थ्रेशोल्ड क्या होगा फिर? अब थ्रेशोल्ड तो डिफरेंट होगा। बिल्कुल। तो फिर हमको तो कांस्टेंट विजिल रहना। ठीक है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा है, मगर हमको डैम बनाना पड़ेगा। कार्रवाई करिए, शुरू करिए। अगर फिर से ऐसे कोई घटना होती है, हादसा 3 दिन पहले हुआ ना। हाँ, 3 दिन पहले ही कश्मीर में वहाँ पर 3 टेररिस्ट को मारा गया। वो तो एनकाउंटर में मरे हैं। नहीं, टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे वो। हाँ। पूरे ट्रेन टेररिस्ट थे। तो अब आगे का जवाब कैसा? गवर्नमेंट के पास आगे नहीं, देखिए, आपने प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने कह दिया कि न्यू नॉर्मल एक नई डॉक्ट्रिन होगी। राइट। तो आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत से चीज़ों में हमको तैयारी करना पड़ेगा, बहुत से चीज़ों पर हमको कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहना पड़ेगा। और हमको अपनी आर्म फोर्सेस को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। उनके मॉडर्नाइजेशन बोलिए, उनके जो बजट है, कैसा उसको अच्छा कर सकते हम लोग। हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको कैसा हम मजबूत कर सकते, और फिर हम किस तरीके से और वहाँ पर हम लोग पेनिट्रेट करके कैसा हम दे सकते, क्या कर सकते। एक तरफ से ओवैसी साहब आप मुस्लिम पेट्रियटिज्म की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बयान दिए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, वो एक जिम्मेदार आदमी है, वो एक प्रदेश के स्टेट के मिनिस्टर हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने उन्हीं के पास उनकी बहन को भिजा दिया। अरे अबे, वो कहाँ से उनकी बहन हुई? वो तो देश की बेटी है, देश की बहन है, वो तो हमारे आर्म फोर्सेस का हिस्सा है। उसमें भी तुम मजहब का चश्मा लगा के देख लिए और जोड़ दिए उसको उन जालिमों से, आतंकवादियों से। तो ये जो है ना, मेरे को लगता है कि ये जो मिनिस्टर ने कहा है वो उनकी हेट्रेड को जाहिर करता है एक समुदाय के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? तो नहीं, उनको ये समझाने की जरूरत है कि भैया आप हेट्रेड करिए, मगर आप हेट्रेड पाकिस्तान से आए हुए टेररिज्म की तरफ करिए। अगर आप ये समझेंगे कि भाई ये नाम मुसलमान है तो मैं हेट्रेड करूंगा, तो फिर उसका तो कोई दुनिया में कोई दवा नहीं उस जहालत का, उस हेट्रेड का इलाज करने के लिए, सिवाय इसके कि बीजेपी सरकार उनको कैबिनेट से निकाले, उनको केस तो हाई कोर्ट ने एफआईआर बुक किया है, उनको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाएं। एक बेहतरीन मिसाल बनेगी ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में कि आप इस तरह की बकवास नहीं कर सकते। और वो भी एक बहादुर ऑफिसर के बारे में आप इस तरह की गंदगी और हेटफुल कमेंट्स आप करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे? आप गंदगी को देख के गंदगी ही बोलेंगे ना उसको। अब आप क्या बोलेंगे? आप उसको गंदगी है, वो आउटराइट गंदगी है, आउटराइट आपकी नफरत है। और आपको ये भी लिहाज नहीं रहा कि आप एक मिनिस्टर हैं। अच्छा, मैं सुना कि वो इससे पहले भी एक अनाप शनाप बके थे मुख्यमंत्री, एक साबिका एक्स मुख्यमंत्री की वाइफ के बारे में भी। तो फिर क्यों नहीं रोक रही बीजेपी उनको? भाई आप हटा नहीं सक रहे उनको। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। नहीं, पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। आप जिस पार्टी की जिम्मेदारी है, तो आप जो रूलिंग पार्टी है उनको निकालना चाहिए। अब उनको नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि वो एक कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो वहां पर भी आपको वोट देखना क्या है उनका? आप देश को देखेंगे या अपनी राजनीति को देखेंगे, तो बीजेपी को तय करना है। जी, ये सब होने के बाद जो आपकी जो राय है आर्टिकल 370 के बारे में, ये कुछ बदली है अब? नहीं, मैं आर्टिकल 370 के रिवोकेशन का खिलाफ रहा, आज भी खिलाफ रहा हूँ। मैं डिसएग्री करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिस्पेक्टफुली, और मेरा जो स्टैंड है वो आज भी है। क्योंकि आप देखिए, आप वहाँ पर कश्मीरियों को जो हमने एक राइट दिया था, आप उसको ले लिए। वहाँ पे तो उनकी असेंबली थी नहीं, प्रेसिडेंट रूल था, गवर्नर रूल बोलिए। तो खैर हमारा जो स्टैंड था पहले, आज भी हम उस पर स्टैंड करते। मगर इसके बावजूद भी जब आप वहाँ पर 370 आप निकाल दिए, तो फिर आप उनको अडॉप्ट करिए ना। आप उनको देखिए, सिर्फ ज़मीन से मोहब्बत के दावे तो हम करते हैं, बस ज़मीन पे बसने वाले कौन लोग हैं उनसे भी तो मोहब्बत करना पड़ेगा। वो बंजर ज़मीन तो नहीं है, उस पर इंसान बसते हैं, उनके भी उम्मीदें हैं, उनके भी ख्वाब हैं, उनको हमारे इस वतन को पूरा करना है उनको। तो आपने शायद ये कहा कि 370 अगर निकाल भी दिया है तो कम से कम लोगों से तो मोहब्बत करें, ताकि उनको लगे कि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्टेटहुड आप कब देने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो आपने वादा किया था वेरी सून, सितंबर तक कहा था आपने। अब आप मई में आ गए, तो नहीं मालूम वो कब स्टेटहुड दीजिए उन लोगों को। और फिर लद्दाख में तो लोग बोल रहे हैं कि हमको यूनियन टेरिटरी में हमारे को नहीं चाहिए। वो भी बड़ा क्रूशियल एरिया है लद्दाख का भी। और देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो बड़ी कामयाबी रही लद्दाख के एमपी की रही, 542 जो हमारे 43 सीट्स हैं, उसमें बेहतरीन कामयाबी जो रही ना कि एक दो सीट्स पे, एक तो वो ट्राइबल पार्टी के जीते, और दूसरा लद्दाख का। दीज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी विक्ट्रीज, पॉलिटिकल विक्ट्रीज। माने आप एंट्रेंच्ड पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ आप जीत रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी रही लद्दाख से जो हनीफा साहब जीते हैं। तो वहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। Since we are talking about Hindu-Muslim unity, I've got a question about RSS.
आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान का डीएनए हिंदू का डीएनए है, सेम है, और आप क्यों बार बार हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढते हैं, तो इससे आपको कुछ डू यू फील वार्म फजी फीलिंग इनसाइड यू? ये सब जो कोर्ट को जाकर केसेस डाल रहे हैं, क्या वो मोहन भागवत साहब के चाहने वाले नहीं हैं? वो तो सरसंघचालक के चाहने वाले हैं, उन्हीं की सोच को मानने वाले हैं। तो ये वो उन्हीं की तो निंदा कर रहे हैं, उन्हीं को तो कह रहे हैं। अरे देखिए, अगर आप गलत समझ रहे हैं तो उनको रुकाइए ना। फिर आप कहाँ रुका रहे हैं उन लोगों को? चलिए वो तो आगे की बात है, लेकिन सिर्फ उनके बयान पर आपको कुछ थोड़ा सा लगता है कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। श्योर, आप कितने बार बोलेंगे? आप रुकाइए ना उन लोगों को। आप, इसका मतलब ये है कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं वो लोग। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बेबस हूं, मैं तो सिर्फ बोल दिया हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आप बेबस नहीं है, आप ही के बस में सब कुछ है और आप ही के हुक्म पे हो रहा है सब। ये आपकी रजामंदी से हो रहा है। ये आपको लगता है? नहीं, लगता नहीं है, सच्चाई है ये। और देखिए, जब उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद से उन्हीं के बहुत बड़े लीडर ने क्या कहा, नहीं उसका मतलब ये नहीं था, उन्होंने कह दिया दूसरा मतलब था। तो फिर उसको क्या समझेंगे? ये थियरी ऑफ कंफ्यूजन है आरएसएस की, याद रखिए आप। अब इस थियरी ऑफ कंफ्यूजन में इसको समझते हैं कि लोग, अरे आप ही के उनके बड़े लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया है, बताया है, उसको सब्सटेंशिएट किया, नहीं ये नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा है। देखिए, आप एक एमपी हैं, हालांकि हैदराबाद के एमपी हैं, लेकिन आपके एक नेशनल लीडर के तौर पर आपकी एक हैसियत है, तो आप चाहेंगे कि आप जाके मोहन जी से मिल के उनसे बात पूछ लें? ये सीधी सी बात। मुझे, मेरे पेट में दर्द नहीं है ना। नहीं, आपके दर्द नहीं है, नहीं, मेरे पेट में दर्द नहीं है। मैं जानता हूँ आरएसएस को, आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है हम जानते हैं। आरएसएस इस देश को प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को ख़त्म करके एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती है, ये हम सब जानते हैं। उनके लीडर्स के स्टेटमेंट्स रहे हैं, चाहे वो हेगडेवर हो, डॉक्टर हेगडेवर हो, गोलवालकर हो, प्रेसिडेंट मोहन भागवत हो, उससे पहले दियोरस हो, राजू भैया जो बोलते हैं वो हैं। तो उनके स्टेटमेंट्स हैं ना, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। और अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो आप निकाल के देख लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। सो यू डोंट बिलीव इट, देयर कमेंट्स? समंदर के दो किनारे हैं ना हम और वो। समंदर दो किनारे एक कैसे हो सकते बताइए आप? फिर भी हो सकता है। नहीं, कैसे हो सकते? समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। अनहोनी को होनी कर दें? नहीं, अनहोनी का अनहोनी, ये बात अच्छी लगती है मुशायरे में, बट प्रैक्टिकली कहाँ है वो? हम जानते हैं उनके आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल क्रीचर है। आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी कभी छोड़ने वाली नहीं है। So you think these statements were meant only to confuse नहीं, ये hypocrisy है? नहीं, ये तो सिर्फ एक चीप टॉक बोल सकते, लूज टॉक है। बोल दिए थोड़ा अमेरिका को मैसेज देने के लिए, थोड़ा गल्फ के मुस्लिम कंट्रीज को मैसेज देने के लिए। तो ये, मगर आप तो कर रहे हैं ना, पूरे आप ही के लोग सब तमाशे कर रहे हैं, और दूसरे कौन है उसमें? जी जी। अच्छा, ये बोलने के बाद फिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सुन रहे उनकी बात? सुन रहे होंगे शायद। नहीं, आप बताइए कि फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? आप बोल दीजिए ना कि 1947 15 अगस्त को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी मुसलमानों के प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, हिंदू धर्म के प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के, वो चेंज नहीं होंगे। चेंज नहीं होंगे, हमने कानून बना दिया उसका। ये गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है उस पर बोलिए ना फिर आप। अभी हमने देखा कि बम्बई में एक जैन धर्म के मंदिर को तोड़ा गया, हजारों हमारे जैन भाई निकल कर आए। ये तो आपका टेस्ट तो यही है, सरकार आप ही के है ना, एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है आपकी उन लोगों से, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती फिर? जी, आप अपने आप को प्रोग्रेसिव मॉडर्न लीडर मानते हैं? नहीं, देखिए, ये मैं लीडर नहीं हूँ, नेशनल लीडर। आप ज़्यादा तारीफ कर दिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप हैदराबाद आए, हमारे मेहमान हैं, मगर ऐसा कोई ना मेरा मानना है, ना मैं अपने आप को समझता हूँ, ना मेरी कोई ख्वाहिश है। जो मेरी पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी है
मैं उसको भरपूर तरीके से निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अब प्रोग्रेसिव बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। आप प्रोग्रेसिव नहीं है नहीं क्या? नहीं नहीं, आप प्रोग्रेसिव के माने क्या है बताइए। आप प्रोग्रेसिव माने अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं नहीं, प्रोग्रेसिव के डेफिनेशन आजकल तो बहुत यानी बाज लोग बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि आप रिलीजन को माने ना। नहीं, बाज लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि आप एक ही कल्चर को माने। मेरा मानना नहीं नहीं है नहीं, सर। आपका मानना नहीं है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा ही Loaded, नहीं नहीं, लोडेड नहीं, केयरफुल तरीके से मुझे बोलना पड़ेगा कि पहले तो अब आपके जहन में प्रोग्रेसिव का मतलब मुझे नहीं मालूम, मगर अब जो मौजूदा दौर में हाँ, जो प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। धर्म को, मैं तो धर्म को नहीं छोड़ सकता मेरे, क्योंकि धर्म, संविधान मुझे इजाजत देता है कि हम धर्म पे चलो। अरे कौन कह रहा है आपको धर्म नहीं मैं छोड़ने का? भाई जो इस देश में एक तबका है ना, बिल्कुल। एक तबका ऐसा भी है, बड़ा तबका है कि बोलते नहीं आप उसी वक्त प्रोग्रेसिव और नेशनली सोचते हैं जब आप एक ही कल्चर को मानेंगे, एक ही आइडियोलॉजी को मानेंगे। वो तो मेरे लिए तो वो तो प्रोग्रेसिवनेस नहीं है, दोनों भी प्रोग्रेसिवनेस नहीं है, क्योंकि वो दोनों भी भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल नहीं, मेरा प्रोग्रेसिव का डेफिनेशन मेरा है कि जो भारत की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता हो, उसको मानता हो, बिल्कुल, और उसको अप्रिशिएट करता हो, बिल्कुल, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानता हो, बिल्कुल, आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है, जो लॉजिक से आर्ग्यू करता हो, वो प्रोग्रेसिव लीडर है। बिल्कुल, आप उस हिसाब से नहीं, बिल्कुल। देखिए जब आप प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इस देश का कोई धर्म नहीं है ना, ये देश ये कहता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। देश कहता है कि तुम्हारा धर्म है, हम सेलिब्रेट करेंगे। इट्स योर बिजनेस। नहीं, हम सेलिब्रेट करेंगे। नहीं है, हम सेलिब्रेट करेंगे। ये इस देश की खूबसूरती है। इस देश का कोई धर्म नहीं है जी। ये देश सब धर्मों को मानने वाला है, और ये देश उसको ही मानता जो धर्म को नहीं मानता। तो ये एक यूनिकनेस है भारत की पूरी विश्व में, जो किसी देश में नहीं है, किसी देश में नहीं है। मैं ये प्रोग्रेसिव मैंने शब्द इसलिए यूज़ किया कि वो मेरा प्रियम्बल था एक क्वेश्चन का, तो नहीं, अक्सर क्या होता है कि जर्नलिस्ट ऐसा बोल के सामने वाले खुश करके और उसके बाद में फिर आप एक सामने फेंकते हैं आप, तो मैं उसमें नहीं फंसने के लिए आपको पहले से आपको रोक दिया मैं कि पहले ये बता दीजिए प्रोग्रेसिव के मतलब क्या आपके पास। तो ये क्वेश्चन जो था वक्फ के ऊपर था, वक्फ और यूसीसी के ऊपर था। वही समझ रहा था मैं, बोलिए। हाँ बोलिए। तो सरकार भी ये कहती है कि जो वक्फ जो लॉ जो कानून जो बना है वो प्रोग्रेसिव कानून है, इसमें क्या बुराई है? आपको क्या इस पर दिक्कत क्या है? नहीं, प्रोग्रेसिव कहाँ कानून है बताइए। हम देखिए 48 अमेंडमेंट्स हैं 2095 एक्ट के। एक प्रोविजन हमको बता दीजिए जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी बच रही हो। एक प्रोविजन बता दीजिए जिससे वक्फ के इनकम में इजाफा हो रहा हो। एक प्रोविजन बता दीजिए जिससे वक्फ के एंक्रोचर्स को हम खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं उनको। कहाँ है हमको बताइए ना भाई। मैं उस जॉइंट वर्किंग कमेटी जो पार्लियामेंट कमेटी का मेंबर रहा हूँ। 6 महीने हम तमाम मेंबर्स ने, रूलिंग पार्टी के भी, एनडीए के, नॉन एनडीए, सब ने, हमने 6 महीने हफ्ते में हम लोग 3-4 बार मीटिंग करते थे, 3-4 दिन, सॉरी। मैं 122 पेजेस की डाइसन रिपोर्ट दिया हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप बताइए हमको कौन सा है उसमें सेक्शन प्रोग्रेसिव है। बोलते हैं टीवी चैनल पे जाके बैठते हैं, तो हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, आज भी कह रहे बताओ प्रोग्रेसिव कौन सा है उसमें, बताओ कोई एक सेक्शन तो बताओ उसमें। आप नहीं बता पाते हैं। नहीं, उनका तो मानना है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के। अरे भाई अच्छा, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आ गई ना। हाँ। मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिए कि ओवैसी के पास वक्फ की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे। जो मैं तो नोटिस देने वाला हूँ लोगों को जो भी ये बकवास करें। बहस के लिए समझ लिया जाए कि आप हैं या मैं, कोई आप कब्जा करके बैठे हैं। आप तो लिमिटेशन एक्ट लगाकर आपको मालिक बना दिया। मैं तो लिमिटेशन एक्ट अगर आप अप्लाई नहीं करते तो जो एंक्रोचर था उसको निकाल सकते थे आप। आपने लिमिटेशन एक्ट लगा करके 12 साल का आप ऑक्यूपायर हैं तो आप मालिक बन गए। हरियाणा, पंजाब, यूपी में बहुत ज़्यादा तादाद में वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है।
आपने उस सेक्शन को ओमिट कर दिया तो वो वक्फ बोर्ड से निकल गई प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई पूरी वो। बताइए आपने क्या फायदा किया? हम तो जानना चाह रहे ना, आप तो जो उसमें जो अच्छाई थे, जो अच्छे प्रोविजंस थे, सेक्शंस, आपने पूरा निकाल दिया उसको। और आप बोले प्रोग्रेसिव, कहाँ है? आप बताओ ना, सेक्शन तो बोलो मेरे को, कौन सा सेक्शन है बोलो, बताओ। आप नहीं बता पाएंगे, माने गवर्नमेंट या उनके जो लोग बड़े सपोर्ट में बैठे हुए, कुछ नहीं मालूम। और जोकरों को ले जाकर गवर्नमेंट टीवी चैनल में बिठाती, चेहरों पे टोपी है, ऐसे चेहरों पे दाढ़ी है, टोपी है, और इल्ला माशाल्लाह ऐसे हैं कि एक सेक्शन बोल नहीं सकते वक्फ एक्ट का। नहीं बहुत अच्छा, मैंने अरे क्या पढ़ा तुमने, बताओ। वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर। देखिए BN मुखर्जी साहब एक हिंदू धर्म के बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, जज रह चुके हैं, और जब हिंदू धर्म के बात आती है तो ही इज एन अथॉरिटी। वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज मठ हो सकता है, बाय यूसेज टेम्पल हो सकती है, बाय यूसेज DT की प्रॉपर्टी हो सकती है। यहां क्यों निकाल रहे हैं आप? अच्छा, राम मंदिर बाबरी मस्जिद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया है, और ये इलीगल आपने किया है कि किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरा ओवरटर्न कर दिया आपने। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप यकीनन लॉ बना सकते हैं, मगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऐसा नहीं ओवरटर्न कर सकते। आप वक्फ बाय यूजर कैसे निकालेंगे बताइए आप? हिंदू धर्म में अलाउड है वो, लेकिन उसका मिसयूज होता तो है। कहाँ मिसयूज होता बताइए? वो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। देखिए ये आप लोग अपनी स्टडी नहीं करते आप लोग। प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग, हमारी कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी चेन्नई गई थी, चेन्नई कमेटी के सामने तमिलनाडु की सरकार आकर वहां के लोगों को बुलाकर बिठाकर हमको बोला कि ये इश्यूज है ही नहीं है, ये इशू खत्म हो चुका है। अब जो लोग बार बार इसकी मिसाल देते हैं तमिलनाडु की, वो झूठ बोल रहे हैं। कमेटी के वो मिनट्स को पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लें जो कमेटी को दिया गया था। नॉन इशू है, था ही नहीं, इशू खत्म हो गया वो जी। अब मिसाल देते आप गुजरात के सूरत की, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस की, उसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ सराय लिखा हुआ है, मुगल सराय लिखा हुआ है। तो आपको जानकर हैरत होंगी कि गुजरात में 2013 से लेके 2023 तक वक्फ बोर्ड नहीं बना। तो आपने क्या किया? CO को अपॉइंट किया। अब CO को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। और 95 के एक्ट में सेक्शन 22 और 24 है, जिसमें ये लिखा गया कि अगर कोई वक्फ बोर्ड इलीगल अनलॉफुल एक्शन लेता है तो द CO जो है लेटर लिख सकता है गवर्नमेंट को कि गलत हो रहा है। अच्छा। भाई जब वक्फ बोर्ड बना ही नहीं, CO आपने एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट किया, वो क्या सो रहा था तुम्हारे जनता के पैसे खाकर? फिर ट्राइब्यूनल में केस गया, ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ट्राइब्यूनल बोल दिया वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी चला गया। अब बताइए आपने लिमिटेड, अच्छा आपने क्या किया इस एक्ट में? आपने सेक्शन 2C बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आपने कहा, सरकार ने कहा कि हम दाऊदी बोरा मुसलमान के लिए बना रहे हैं, हाँ, मगर आपने उनका नाम ही निकाल दिया। वो पार्लियामेंट कमेटी के सामने किंग्स काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लंदन से लाए, और हरीश साल्वे साहब ने लिख कर दिया कि इस तरह से एक सेक्शन 2C बनाइए दाऊदी बोरा के लिए। दाऊदी बोरा तो इस एक्ट के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हमको इसमें डालिए मत, क्योंकि उनके पास जो है दायुल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उनके जो स्पिरिचुअल हेड है मुफद्दल साहब, वो उनके पास मुतवली नहीं हो सकता। अच्छा, उनके जो बिलीफ सिस्टम में मुतवली अगर होगा तो उनके दायुल मुतलक के बराबर हो जाता। तो उन्होंने कहा हमको इस एक्ट में मत रखिए। आपने दाऊदी बोरा का नाम लेकर उनको धोखा देकर आपने भारत के सबसे दौलतमंद आदमी को, जो खोजा वक्फ है, यतीम खाना था खोजा वक्फ का, उस पर उन्होंने अपना घर तामीर कर लिया। आपने खोजाओं को क्यों शामिल किया? ताकि उनका जो प्रॉपर्टी वो लोग सेल किए थे इलीगल तरीके से, उसको आपने लीगलाइज कर दिया। आपने तो उनको फायदा पहुंचा दिया, दाऊदी बोरा को तो कोई फायदा। दाऊदी बोरा तो हम बोले कि हमको इसमें रखिए मत,
और उनका कंसिस्टेंट स्टैंड है। 1924 से प्रिवी काउंसिल जजमेंट को भी उन्होंने नहीं माना था। आपने दाऊदी बोरा के कंधे पे रखकर जनाब मिस्टर एम को फायदा पहुंचा दिया। आने दाऊदी बोरा के कंधे पे रख के तोप आपने चला दी और फायदा उनको हो गया है। वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो आपने सेक्शन 2 में क्या कहा है कि एनी ट्रस्ट बिफोर दिस एक्ट एंड एनी ट्रस्ट आफ्टर दिस एक्ट विल नॉट बी अ वक्फ। उसका मतलब क्या है? क्योंकि वो खोजाओं ने अपने वक्फ ट्रस्ट के गलत वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एलिनेटेड, उन्हें बेच दिया उनको, तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपने सेक्शन 2C बना दिया। अच्छा, सेक्शन 3D क्या है? सेक्शन 3D यह है कि जितने आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं विल नॉट बी वक्फ। तो मैं तो जितने, मिसाल के तौर पर सच्चर कमेटी ने कहा कि 180 प्रॉपर्टीज आर अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ASI। मैं तो खो दिया, 180 प्रॉपर्टी चले गए मेरे। ASI का प्रोटेक्टेड है, एंशिएंट है, तो भाई आप उसमें उसकी प्रॉपर्टी को, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं, माने आप तामीर काम नहीं कर सकते, उस हद तक है। ओनर तो वक्फ बोर्ड है, वो चले गया। वक्फ बोर्ड इज नॉट द ओनर, वक्फ बोर्ड मालिक ही नहीं है अब। तो अब क्या आगे क्या होगा? नहीं, तो अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में मसला है, अब सुप्रीम कोर्ट में फिर हियरिंग होगी, मैं भी उसमें एक पिटिशनर हूँ। अब देखिए, हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। अरे भाई, मुस्लिम धर्म में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? कैसे आप नॉन मेंबर बनाएंगे? और आप बोलते नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, अरे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो क्या फिर तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, काशी विश्वनाथ हो, बोध गया हो, बिहार का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड हो, वहां पर तो उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है, दूसरा धर्म का बन ही नहीं सकता। बोध गया में खाली बोध या हिंदू बन सकता है, यहां पर आप क्यों बना रहे हैं भाई? इसलिए अच्छा, यहां पर आप क्या है, मेजॉरिटी बनाएंगे आप नॉन मुस्लिम को। क्यों बनाएंगे आप? क्योंकि 95 के एक्ट में आप किसी वक्फ प्रॉपर्टी को 5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट ले सकते। जब आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना देंगे और जब सेक्शन वक्फ बाय यूजर को आप निकाल दिए, तो जब वक्फ बाय यूजर चला जाएगा, गवर्नमेंट डिक्लेयर, जब डेजिग्नेट ऑफिसर है उसमें ही विल डिसाइड। जब डेजिग्नेट ऑफिसर गवर्नमेंट का अपॉइंटी होगा, वो भी नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, अपने ही मामले में केस बनेगा, वो डिसाइड करेगा गवर्नमेंट में। जब वो डिसाइड कर दे गवर्नमेंट में, तो वक्फ बोर्ड खामोश बैठेगा, अपील ही नहीं करेगा। आप तो पूरा खींचने के लिए बना है ना, पूरा कब्जा करने के लिए आपने बनाया है, बर्बाद करने के लिए आपने बनाया है कानून को। ये तो इन योर माइंड इट इज वेरी क्लियर द इंटेंशन। नॉट इन माई माइंड, इट शुड ऑल्सो बी क्लियर इन योर माइंड इफ यू रीड दैट एक्ट। अगर आप उस एक्ट को पढ़ेंगे, आप भी ताजुब करेंगे, भाई आपने क्या कानून बनाया है। आप तो बचाने के लिए नहीं बना रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम, अगर कोई भी जाकर किसी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कलेक्टर को, डीएम को कंप्लेन दे दिया कि नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, और कलेक्टर साहब अगर इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, आप सुनिए, जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। वो मैं वक्फ की प्रॉपर्टी लूज कर दिया। अच्छा, टाइमलाइन आप नहीं रखें उसमें, तो कलेक्टर साहब इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे, मेरी वक्फ प्रॉपर्टी मुझसे चले जाएगी, कलेक्टर साहब तरक्की करते जाएंगे लैडर पे, और मैं लूज करते जाऊंगा। इंक्वायरी ऑर्डर करो, खत्म हो गया। कोई भी रोड चलता आदमी इंक्वायरी बोल देगा नहीं नहीं वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। कैसा होगा बताइए? आप सेक्शन 3 बना रहे हैं, एनीवन, अरे कोई भी जाए कंप्लेन कर देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ये। बट योर आर्ग्यूमेंट्स, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू कन्विंस? अब देखिए, मुझे यकीन है कि हमारे लॉयर निज़ाम पाशा हैं, काबिल वकील हैं, मुझे यकीन है कि हमारे पास है, हमने अपने सब डाइसन रिपोर्ट में दिया है। ये आप खुद लड़िए ये केस। नहीं लड़ सकते हम, मगर मेरी नज़र में मेरे फाजिल दोस्त निज़ाम पाशा मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, और वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जब उनको मौका मिलेगा तो समझा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक और मुद्दा है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया। मैं अभी रायपुर में था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि वहाँ पे भी वो सोच रहे हैं करने के लिए। और ये कैसा यूनिफॉर्म होगा बताइए? ये प्रोग्रेसिव नहीं है कि अगर महिलाओं को अगर, अरे नहीं, कैसा यूसीसी, कैसा? अब ये क्या है यूसीसी? आप ट्राइबल्स को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं भैया? हाँ, आप हिंदू मैरिज एक्ट को, हिंदू सक्सेशन एक्ट को उसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं।
लेकिन तो हमारे नहीं हमारे देश में तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, हाँ। इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इंडियन एडॉप्शन एक्ट है। भाई अगर किसी को अपने धर्म के मुताबिक शादी नहीं करना है, जाइए स्पेशल मैरिज करिए। अगर अपने धर्म के मुताबिक नहीं देना है तो सक्सेशन एक्ट में आप अडॉप्ट करिए। ये तो है ना। ये यूनिफॉर्म कहाँ से हो रहा बताइए? जब आप ट्राइबल को एक्सक्लूजन दे रहे हैं, जब आप हिंदू धर्म को मैरिज एक्ट को एक्सक्लूजन दे रहे हैं, सक्सेशन एक्ट को एक्सक्लूजन दे रहे हैं, और आप बार बार बोलते हैं कि नहीं वो मुस्लिम बच्चों को अपना हिस्सा नहीं मिलता। हिंदू धर्म में जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट टू विल है, और उस राइट टू विल में एक हिंदू धर्म का मानने वाला राइट टू विल में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में वो अगर उस अपनी किसी एक औलाद को दे सकता है प्रॉपर्टी, दो हैं तो, या उनको नहीं देकर किसी एक महल्ले के किसी आदमी को दे सकता है। मुस्लिम धर्म में मैं अगर मुझे 2 बच्चे हैं तो मैं 1/3 से बढ़ के किसी को बढ़ के दे ही नहीं सकता मैं। तो राइट टू विल निकालिए ना आप। राइट टू विल नहीं निकालेंगे आप। कन्यादान का कॉन्सेप्ट किसमें बताइए? अच्छा, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है? मिताक्षरा है, कौन सा है? तो ये कैसे होगा बताइए? दया भागा है, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करेंगे आप? अच्छा, ये कौन सी बात हुई कि आपका अच्छा मेरा खराब है तो आप मुझ पे उसको इम्पोज कर देंगे? यू कैन नॉट डू दैट। सो व्हाट इज द इंटेंशन? नहीं भाई, आप ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट है, ऑलरेडी इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जिसको पसंद नहीं है उसको अडॉप्ट करे ना। अच्छा, ट्राइबल्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं आप? तो यूनिफॉर्म कहाँ हुआ बताइए आप? कहाँ यूनिफॉर्म हुआ बताइए? अच्छा, फिर आप ये कहते हैं कि क्या, हाँ कानून है, क्या कानून है? लव जिहाद का। अगर कोई मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करेगा तो परमिशन लो। ये कौन सा कानून है बताइए? यूसीसी कहाँ गया फिर? बताइए कहाँ गया फिर यूसीसी? फिर शादी नहीं कर सकता अगर दूसरे धर्म का है तो परमिशन लो, यूसीसी क्या हुआ फिर? गुजरात में तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म को नहीं बेच सकते। उसको निकालवाइए फिर आप। ये तो भारत की खूबसूरती को समझने की जरूरत है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि बस मैंने मेरी चीज अच्छी है तो सब पे लागू कर दूंगा। कैसे होगा बताइए? एक बंगाली में एक गीत है, एकला चलो रे, हाँ। जो आप पे काफ़ी लागू होता है। आप किसी के साथ नहीं जाते, आप किसी गठबंधन में नहीं रहते, इंडिया ब्लॉक में भी नहीं है। क्यों नहीं? नहीं, मैं मेरी बीवी के साथ हूँ, घर में बच्चे हैं मेरे, मैं कहाँ अकेला चल रहा हूँ? पार्टी की बात हो रही है ना, पार्टी की बात हो रही है ना, तो मैं समझा पर्सनल लाइफ को भी आप इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं है। तो एकला कहाँ चल रहा हूँ मैं? जो एकला चल रहे हैं उनसे पूछिए आप। अब पॉलिटिकल जर्नी में कोई हमको साथ नहीं देना चाहे तो मैं क्या करूँ? नहीं, इंडिया ब्लॉक में आपको कभी निमंत्रण नहीं आया? नहीं आया, कभी नहीं आया। अगर आएगा तो जाएंगे? अरे आएगा तो फिर आपको पीटीआई को पहले बता देंगे, देखिए आया है, पैगाम आया है, तो बताएंगे आपको। जब आए ही नहीं तो क्या करेंगे? हम देखिए, मेरी दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है ना, मेरे सर पे आसमान गिरेगा अगर मैं किसी के साथ नहीं गया तो। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और इस पॉलिटिकल पार्टी जो आज इस मुकाम पर है उसमें हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, मेहनतें हैं, आज भी जुस्तजू है, कुर्बानियाँ हो रही हैं। तो मैंने उनके इंतज़ार में खड़ा रहा हूँ मैं। भाई जवानी में, इश्क में जो होता है ना, इंतज़ार ठीक लगता है, मगर अमली ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं हो सकता है ना। आपको अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। आपने पीटीआई को आगे क्यों बढ़ाया बताइए अचानक 2-3 साल में? आप भी खामोश बैठ सकते थे ना, मगर आपने हालात को देखा, आपने कंपटीशन को महसूस किया, आपने कहा नहीं हमको आगे बढ़ना है, दूसरों को हम कैसा मैदान छोड़ देंगे। तो आपने पीटीआई को आगे बढ़ाया नहीं बनाया बताइए? कभी पीटीआई पॉडकास्ट किया? नहीं किया ना। नहीं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ जी, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। नहीं, आपने जाहिर है आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ कि आप पीटीआई को बिल्कुल आज आप एक्सपैंड कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही है। क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप बोले एकला नहीं चल सकते, हमको अपनी जर्नी करना है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। आप में हम ज़्यादा फर्क नहीं है। आप जर्नलिज्म में काम करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक देयर इज अ फीलिंग कि आप वोट काटते हैं दूसरी पार्टियों का, इसीलिए आप अकेले चलते हैं और बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं। सब बकवास है, झूठ है। आप वोट नहीं काटते? अरे आप एक काम करिए ना, कभी बिठाइए इन तमाम जोकरों को मेरे सामने। मैं अकेले बैठता हूँ, पूरों को बुलाइए,
डेटा के साथ बात करेंगे। बेशर्मी की हद कर दिए, झूठे हैं लोग। कौन से डेटा की बात करें? जब डेटा बताएंगे कि कौन वोट काट रहा है। देखिए एक बात सुनिए, हाँ। बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो मेरी वजह से नहीं आ रही है। बीजेपी सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि अपोजिशन नाकाम है। बीजेपी सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी ने हिंदू वोट को तकरीबन कंसोलिडेट कर चुके 50% तक। उसकी जिम्मेदारी मुझ पे कैसे आयद होती है बताइए? अगर मैं हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज और 5 सीट अगर लड़ता हूं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में और बीजेपी 240 पे आ जाती है तो जिम्मेदार मैं हूं। आप बताइए कैसे जिम्मेदारी में डालेंगे? ये आपकी नफरत है। आपकी नफरत क्या है कि जब हर समुदाय की एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल वॉइस है, वो आपको एक्सेप्टेबल है, मगर आप नहीं चाहते कि मुसलमानों का एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल वॉइस हो, ना उनकी लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ सब पे है, इंक्लूडिंग बीएचपी, इंक्लूडिंग बीजेपी, जितने पॉलिटिकल पार्टी सब पे है। भाई यादव लीडर होगा, मुसलमान भिखारी होगा। अपर कास्ट लीडर होगा, मुसलमान भिखारी होगा। ये कैसे होगा बताइए? भाई जो ख्वाब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा था कि भारत की जमहूरियत एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, तो कहां है पार्टिसिपेशन मुसलमानों का बताइए? भाई जहां पर देश की अखंडता और सालमियत का मामला आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, जहां पे देश की सेना का मामला होगा हम देश के साथ खड़े होंगे। मगर जब हमारे घर के अंदर जो हालात हो रहे हैं उस पर तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। आज भारत की पार्लियामेंट में ओबीसी और अपर कास्ट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है। फिर इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% पे क्यों रुका हुआ है? ये तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इनसे सवाल करना चाहिए। पूछिए लोगों को, आप तो क्यों रुका हुआ है? क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आप टिकट नहीं देते, नंबर 1। दूसरा, आप वोट नहीं देते। वोट नहीं देते आप मुस्लिम कैंडिडेट्स को। जितने 23-24 एमपी मुसलमान जीते हैं उसमें से सिर्फ 1-2 ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भारत के रियल जो प्लुरलिज्म की कामयाबी है। माँ बाकी तो उन कौन से जीत के आ रहे हैं, बशमूल मेरे, जहां पर 30-35% से ज्यादा मुसलमान हैं। भाई आप 40 साल से गुजरात में एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है, मैं जिम्मेदार हूं। महाराष्ट्र में एक एमपी इम्तियाज जलील था औरंगाबाद से, 24-25 साल के बाद एक मुसलमान जीता था। अंतोले साहब 2004 में जीते थे, 17 साल के बाद, जो भी साल है। एक को हराने के लिए सब एक हो गए, इम्तियाज नहीं जीतना, कोई और जीत जाए। आपने वो हाल कर दिया। नहीं, आप एकला चलो कि आपके सवाल का जवाब ये है कि भाई आप जब हमको बात नहीं करना चाहते, आप ये समझते हैं कि हम बराबरी की बात नहीं करेंगे। आप हरगिज ये नहीं चाहते कि जैसे आप और हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं है। माने जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ, वो नहीं चाहते आमने सामने बैठकर बात करें। इनसिक्योरिटी है? क्यों है? नहीं, उनको नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं है। उनको एक दिमाग, उनके शोल्डर पे चिप है। वो ये समझते हैं कि हम तुम्हारे तकदीर के फैसले करेंगे। अरे तुम कौन होते तकदीर के मेरे फैसले करने वाले भाई? आज अगर भारत में सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली मुसलमान अगर कमज़ोर है तो इससे भारत को तकलीफ नहीं हो रही। इसमें अगर हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं 2047 तक, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। आप एक समुदाय को इतना कमज़ोर रख के विकसित भारत बना पाएंगे? आप तो देश को सोचना चाहिए। और आप ये समझ रहे हैं कि नहीं हम ऐसा ही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर हम चाह रहे हैं कि चीन की आंखों में आंखें डाल सके हम, हमारी इकोनॉमी अभी भी चीन से 8 टाइम 9 टाइम कम है, कैसे हम करेंगे? तो ये तो देश को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। आप जो पॉलिटिकल प्लूरिज्म की बात करते हैं, जो यू आर सपोर्टिंग इट, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग इट इन अ वे दैट यू आर कंसोलिडेटिंग ओनली मुस्लिम। आप सिर्फ मुसलमान के वोट लेते हैं, वो हैदराबाद में, आपके हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आप प्लूरिज्म की बात कर रहे हैं। आपके पार्टी का नाम भी देखिए, आप हमारे पार्टी का जो काम करने का तरीका है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। हमारा दफ्तर है दारुस्सलाम जी।
सुबह हफ्ते के 6 दिन सुबह 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक 4 घंटे हम लोग, हमारे एमएलएज, मैं खुद वहाँ पर जब हैदराबाद रहा बैठता हूँ, अगर एक दिन में अगर वहाँ पर 700 लोग आके हमसे काम करवाते हैं, उसमें कम से कम 150 तो हिंदू भाई हमारे होंगे। अच्छा, अब ना कोई दरवाज़ा है, ओपन हॉल में हम लोग बैठते, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह का वर्क कल्चर नहीं है। हमारा एक वर्क कल्चर ही, हम काम करते सबका। अब ये बोलना कि मुस्लिम वोट ले रहे हैं, हाँ भाई लिए हैं, तो यहाँ पर हम काम भी तो किए हैं। आपको बता रहा हूँ कि जब प्रीवियस टीआरएस की गवर्नमेंट थी, के चंद्रशेखर राव साहब सीएम थे, हम उनसे मीटिंग किए, हमसे पूछे कि क्या करना है तेलंगाना के मुस्लिम्स के। हमने उनको प्रपोजल दिया कि अब स्कूल्स बनवाइए। तो खैर लंबी गुफ्तगू को शॉर्ट करते हुए एक कंसेंसस पे अराइव हुए हमारी बोलने पे कि यहाँ पर तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। अच्छा, जिसमें बच्चियों का अलग स्कूल होगा, रेजिडेंशियल स्कूल, और बच्चों का अलग होगा। आपको मालूम वहाँ पर मोर देन 75,000 से ज़्यादा मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक। और नीट की ट्रेनिंग अलग होती है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग अलग होती है, एनडीए में बच्चे जा रहे हैं, क्लैट में बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर वो नहीं होता स्कूल तो फिर मदरसे में नहीं, मदरसा छोड़िए, देखिए सच्चर कमेटी ने कहा कि जहाँ पर स्कूल नहीं होता है, गरीब मुसलमान अब बच्चों को मदरसे भी जाता है। और मदरसे का जो ओवरऑल जो ज़रूरत है मुसलमानों को, वो हमारे इस्लाम के थियोलॉजिकल स्कूल्स हैं। वो अगर हमारे मदरसे नहीं रहेंगे तो हम कैसे कुरान समझेंगे? अगर हमारे मदरसे नहीं रहेंगे तो कौन हमको हमारा जुरिस्प्रूडेंस फिक्स सिखाएगा? मदरसे नहीं रहेंगे तो कौन हमको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम कैसे समझेंगे? उससे हटकर आप स्कूल खोलिए ना, मदरसे तो रहेंगे। मगर ये जो तेलंगाना में अगर 70,000 मुस्लिम बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये देखिए क्यों नहीं इंडिया में रेप्लिकेट होता है पूरा। जो समुदाय एजुकेशनली बिल्कुल नीचे है, सबसे ज्यादा इलिटरेसी मुसलमान महिलाओं में है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट दलितों के बाद मुसलमानों में है। तो आपको तो और करना चाहिए ना, आप नहीं करते उसको। तो हमने तेलंगाना में किया। आज तेलंगाना की एग्जाम्पल है। आप देखिए यहाँ पर, आप कभी जाइए जो ये टेमरिस के स्कूल बोलते हैं उसको, कैसा वो काम कर रहे हैं। तो आप देखिए इससे फायदा किसको हो रहा है? देश को फायदा हो रहा है ना। जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो इनमें जो एजुकेशन आएगा, इसमें तो इनमें अवेयरनेस पैदा होगा। ये देखिए एक फ़र्क होता है। हमारी लड़ाई क्या है? हम वोटर नहीं बनना चाह रहे, हम सिटीजन बनना चाह रहे। आप वोटर नहीं बनना चाह रहे, सिटीजन बनना चाह रहे। अंतर क्या है? आप एजेंसी दीजिए ना हमको, आप हमारी एजेंसी डेवलप होने दीजिए। आपसे वोटर बन के जो हमारा रखना चाह रहे, हम बोले नहीं, हमारी एजेंसी है, हम सिटीजन बनना चाह रहे, सिटीजन विद राइट्स बनना चाह रहे। आप वोट डालो, जाओ घर, क्यों बैठेंगे वोट डाल के? तो इसका जिम्मेदार कौन है अब तक कि क्यों? अरे इसके जिम्मेदार जो हमारे ऊपर जो हुकूमत करते आए हैं बरसों से, कांग्रेस की गवर्नमेंट सब हुकूमतें हैं। कांग्रेस की अपील हमाम में सब दंगे हैं। 11 साल से बीजेपी की सरकार है, वो भी जिम्मेदार है। उससे पहले इतनी सरकारें थी, वो जिम्मेदार है। हाँ, 2004 और 9 का जो पीरियड था, मनमोहन सिंह, जब डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह साहब सरकार थी, उन्होंने कुछ करना शुरू किया, मगर 9 के बाद तो उनको करने नहीं दिया गया, या वो भी कुछ नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। मगर 2004 और 9 का पीरियड एक बड़ा शुरुआत हुई थी कोई अच्छे काम करने की। उसके बाद तो फिर आप देखिए, अब आज की तारीख में एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो ड्रॉप आउट रेट है सबसे ज़्यादा दलितों के, मुसलमानों का है। ये कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, प्रोफेसर कुंडू कमेटी ने रिपोर्ट में ये कहा इस बात को। आपका एनएसएसओ का डेटा भी इसको कोरॉबोरेट करेगा। आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को कब से देते हैं? क्लास 9 और 10 में देते हैं। मेरा ड्रॉप आउट रेट तो क्लास 3 और 4 में हो रहा है ना, लोअर प्राइमरी में हो रहा है। मैं कैसे जब अपर प्राइमरी हाई स्कूल जब बचूंगा ही नहीं ना, मेरी ज़्यादा कम होती जाएगी। आप वहां पर उसको रोक नहीं रहे, आप बोल रहे हैं क्लास 9 और 10 में देंगे, और वो भी कम कर दिया आप। अच्छा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, आपको मालूम जो यूनिट रेट्स हैं उसके रिवाइज ही नहीं हुए 2008 से।
रिवाइज तो करिए उन यूनिट रेट्स को। बच्चे क्या जिएंगे 120 170 रुपए क्या खाएंगे, आप उसको रिवाइज नहीं करते। अच्छा जो नंबर है, आप रोज सरकार बोलती है कि हम इतने 1,40,000, अरे भाई 1,40,000 आप बोल रहे हैं, मगर कितने लोग अप्लाई कर रहे पोस्ट मैट्रिक को? कम से कम हर साल मैं बोल रहा हूं आपको 30 से 40 लाख मुसलमान, क्योंकि आपने नंबर फिक्स कर दिया, नंबर बढ़ा नहीं रहे, वो स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रही है। सिर्फ 3,000 करोड़ बढ़ा दीजिए आप उसको, आप डिमांड ड्रिवन कर दिए स्कॉलरशिप को, पोस्ट मैट्रिक को। अच्छा अभी आपको 2 साल के फिगर्स दे रहा हूं मैं, जो पार्लियामेंट स्पीच में बोला भी हूं मैं, पैसे यूटिलाइज तक नहीं कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और आप बोल रहे वक्फ लॉ बनाए, हाँ प्रोग्रेसिव बनाए। इसी वक्फ लॉ, इसी मिनिस्ट्री में कौमी तरक्याती स्कीम है। 2022 में कुछ मेरे ख्याल से कुछ 200 करोड़ या कुछ भरा कुछ पैसे अलॉट हुए थे, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ खर्चा हुआ अब तक। अब जिम्मेदार मैं हूं। ये आपका प्रोग्रेसिवनेस है कि आप ही के एलोकेशन को आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो देखिए हर एतबार से आप बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, आप बुलडोजर से घर तोड़ दे रहे हैं आप। तो कहां किस तरीके से आप कमजोर कर रहे हैं बताइए आप। यूपी में बुलडोजर लॉ है, और भी कई स्टेटमेंट्स आए हैं कि सड़क जो है वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, ट्रैफिक के लिए है। तो ये कांवड़ यात्रा जो होती है क्या है फिर? हर धर्म की यात्रा रोड पर होती है, नहीं होती है? धर्म हर होती है ना। आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, हर धर्म की जो भी उनका सेरेमनी होती है वक्तिया तौर पे होती है, रोड पे होती है। आप सबको जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनको भी एक्सेप्ट करिए, या तो किसी को ना एक्सेप्ट करें। नहीं, आप किसी को वो तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करने का सवाल नहीं है, किसी एक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सबको एक्सेप्ट करेंगे, मामला हो जाता है फिर। हम बता रहे हैं आपको कि सबका होता है ना। ये भारत की खूबसूरती है। डज द मुस्लिम फील बिसीज्ड? कोई घिरा हुआ लगता है मुसलमान समुदाय को? मुसलमानों को यही है कि भाई जब संविधान है और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने सब कुछ कुर्बान किया, चाहे वो अल्लामा फजल खैराबादी हो, मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी साहब हो, मौलाना आज़ाद हो, जौहर बरदरान हो, डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब हो, इन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। काला पानी की सजाएं कौन काटा भाई? आपको मालूम सबसे पहला काला पानी का कैदी कौन था? हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन थे। मक्का मस्जिद के इमाम को ले जाकर वहाँ रखे थे उनको, क्योंकि हैदराबाद में वुमेंस कॉलेज तो आपको मालूम होगा, वहाँ पर म्यूटिनी हुई थी। तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन साहब जो मक्का मस्जिद के इमाम थे, वो जुम्मे का खुतबा देकर पूरे मुसलमानों को लेकर चले गए मौजूदा वुमेंस कॉलेज, वो तो ब्रिटिश रेजिडेंसी था, वहाँ पे फायरिंग हुई, पकड़े गए मौलाना, और पहले मुलजिम थे जो काला पानी में थे। तुर्रेबाज खान को बाद में सालार जंग की फौज ने पकड़ा, उनकी पुलिस ने, और तुर्रेबाज खान को गोली मारकर उसी जगह पर कई दिन तक उनकी लाश को लटका के रख दिया। तूपरान के पास उनको पकड़े थे। तो ये हमको लगता है कि भाई जब संविधान में सबके लिए है तो आप दीजिए ना। और मैं जो कह रहा हूँ आपसे, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सर मुझे आप पीटीआई का इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आप देश के जिम्मेदारों को बोल दीजिए कि मुझे चांद से मट्ठी ला के दो। मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ की मट्ठी पे हम रहने वाले हैं, हम अपनी माँ की कोख से यहाँ पैदा हुए और इंशाल्लाह इसी ज़मीन में हम चले जाएंगे हमारे रिलीजन के मुताबिक। तो आपको इंसाफ करना है सिर्फ। जी, एक इल्ज़ाम कांग्रेस पे ये भी लगता है कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहे हैं, इसी वजह से मुसलमान समुदाय शायद डिप्रेस्ड रहा है। क्या अपीजमेंट क्या हो बताइए, हमको बताइए। अगर अपीजमेंट हुआ तो सच्चर कमेटी झूठी है, फिर अगर अपीजमेंट हुआ तो कुंडू कमेटी झूठी है। वही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर नहीं, जो बीजेपी बोलती है अपीजमेंट, ये सब लोग बोलते हैं अपीजमेंट क्या हुआ बताइए। मोदी जी बोलते अब्दुल पंचर कब तक बनाएगा। अरे भाई अब्दुल पंचर इसलिए बना रहा है क्योंकि अब्दुल बिहार से निकलकर पूना गया था और वो एक पंचर की दुकान पर अब्दुल चला रहा था। तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ T20 का, जो हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया।
तो किसी ने कह दिया कि अब्दुल के बेटे ने उस पड़ोसी जालिम मुल्क का जिंदाबाद का नारा लगाया, तो बगैर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को फॉलो किया आपने, अब्दुल की दुकान को बुलडोजर लगा दिया, और वो अब्दुल बेचारा सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। अब बताइए अब्दुल को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? अच्छा, अब्दुल अगर पंक्चर नहीं बनाएगा तो अब्दुल को आप, अच्छा अब्दुल के बच्चे को आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दीजिए ना, क्लास 3 क्लास 4 से आप नहीं देना चाह रहे। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि अब्दुल पंक्चर बनाता है वक्फ एक्ट के सिलसिले में, पर मोदी जी ये भूल गए कि अब्दुल ने अपना घर किसी के यतीम खाने पे नहीं बनाया। अब्दुल ने अपना घर अपनी जमीन पर बनाया। उतना तो उसमें गैरत है। अब जो बेगैरत है वो तो यतीम खाने पे अपना घर बना लिया। तो आप तो ये समझने की जरूरत है उसको। अच्छा, वो एक सवाल पूछना भूल गया था मैं, आप कंफर्म करिए कि बिहार और बंगाल में आप सारी सीटें लड़ेंगे? लड़ेंगे इलेक्शन, सारी सीट लड़ेंगे। कितने लड़ेंगे? वहाँ के हमारे बिहार के अख्तर अली ईमान साहब, हाँ, आदिल साहब, आफ्ताब साहब, हम तो वहाँ पर ये ऐलान कर चुके हैं कि बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट होंगे तौसीफ आलम साहब, हाँ, और ढाका बिहार से रंजीत राणा हमारे कैंडिडेट होंगे। 2 सीट का हम अनाउंस कर दिए, और अख्तर अली ईमान भी लड़ेंगे जहाँ से वो लड़ना चाहेंगे। तो लड़ेंगे बिहार। अब और साथ में देखिए, अब ये हिपोक्रेसी देखिए, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म देखिए। हमारे 5 MLA जीत कर आए थे, 4 को आपने खरीद लिया। अब आप ये बताइए, नहीं आप हंस रहे, समझ हंसिए, अब बताइए, महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, तो सब ने क्या किया? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार जाके बीजेपी बन गई, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाकर बीजेपी की सरकार बन गई, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। आम आदमी पार्टी के भाग गए, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। मेरे 5 MLAs को आपने खरीद लिया, तो क्या था वो डेमोक्रेसी का? 4 साल लगे थे डेमोक्रेसी के। माने आप पे जब होगा तो आप आसमान सर पे उठा लेंगे, और जब हमारे MLAs को आप, उन बेजमीर फरोशों को आप खरीद लेते हैं, तो आप बड़ा पुण्य का काम किए। हाँ, आपने ऐसा काम किया कि आपके अब्बा जो मर गए उनको फायदा होगा। बताइए आप, ये कैसा चलेगा? बताइए। यही तो मैं बता रहा हूं कि इसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आपको जब तकलीफ पहुंचती है, जब आपके जिस्म से खून बहता है, तो आपका खून खून है, और हमारे जिस्मों पर जो आप वार पे वार करे जा रहे हैं, आप बोलते हैं नहीं वो खून नहीं है, वो फूल तुमको दे रहे हैं हम। कहां का फूल है वो? कौन सा फूल है वो? आप तो फूल नहीं दे रहे, हमको कांटे हमारे गलों में डाल रहे हैं आप। और आपके MLA भाग गए, देखिए मर्डर हो गया डेमोक्रेसी का। और हमारे MLAs को आपने भगा लिया, तो क्या था? आपका वर्चुअसनेस था वो। चलिए, बहुत नेगेटिव बातें बहुत हो गई, पॉजिटिव करते नहीं, हैं। आप सवाल कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, आप उसको सच्चाई को आप नेगेटिव मत बोलिए। नहीं, वो सच्चाई है। अब नेगेटिव आप लिखते अलग बात है। आप 3 नेताओं का नाम बताइए जो आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। कौन से? अभी जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है मेरे को बोलना, मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कोई भी नहीं है। नहीं, कौन से अच्छा काम कर रहे हैं बताइए आप। 3 नेता क्या हैं? कौन से नेता बताइए? 5 का बता दीजिए। चलिए। नहीं, क्यों बोलूं मैं भाई? अच्छा काम क्या हो रहा है? क्या हेडलाइन चाहिए? नहीं, हेडलाइन ठीक है, अच्छे से मतलब क्या मुराद आपका? जो सिंसियर हो और जनता के लिए कुछ काम किया जो दिखता हो जमीन पर। मुझे तो नहीं दिखता कुछ भी। अगर दिखता तो अब्दुल पंक्चर क्यों बनाता? अगर दिखता तो बुलडोजर क्यों नजर आ रहा मुझे? अगर दिखता तो फिर 5-5 साल से जेल में क्यों सड़ रहे हैं बगैर बेल ने? माने एक मुख्यमंत्री को बेल आती, बेचारे अब्दुल को बेल नहीं होती, ना अब्दुल की बेटी को बेल होती है। क्योंकि ये तो मेरे को बताइए कहाँ है? देखिए सवाल इसका, देखिए आपका सवाल गलत इसलिए है, मैं रेस्पेक्टफुल डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअल का सवाल नहीं है ना सर, ये देश का सवाल है। हम लोग इतना इंडिविजुअल वर्शिप में चले जा रहे हैं। इंडिविजुअल, अरे काहे का इंडिविजुअल है भाई? देश है तो इंडिविजुअल है ना। देश से तो मेरी पहचान है, इंडिविजुअल देश की पहचान तो नहीं है ना। चाहे कोई भी बड़ा इंडिविजुअल होने दो आज के जमाने, बशमूल मेरे, मैं बड़ा तो नहीं समझता हूं, मगर हम सब चले जाएंगे ना, देश तो रहेगा। देश के लिए क्या हो रहा है वो देखने की जरूरत है। इंडिविजुअल कितना वर्शिप करेंगे? अरे ये आए चले गए, वो आए चले गए, सब अपना अपना रहता है, पर देश के लिए क्या कर रहे हैं वो देखिए ना आप।
वो हमको देखने की जरूरत है। हम लोग इतना फिक्स्ड हैं, ओह आप बताइए 5 नाम बताइए, 5 नेता बताइए, 5 बड़े, अरे कहाँ। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी नज़र में अब तक अंबेडकर से बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं गुजरा है, इतना विजनरी। क्यों कहते हैं? अरे उस वो आदमी बहुत आगे था अपने ज़माने से, उस ज़माने में बहुत आगे था वो जी। चाहे उनकी पीएचडी की थीसिस हो, चाहे उनकी काबिलियत हो, चाहे उनका संविधान बनाना हो, चाहे उनके इंटरव्यूज हो, चाहे उनकी बातें हो, वो आज भी रेलिवेंट है, कल भी रहेंगे रेलिवेंट। गांधी जी के बारे में क्या राय है? गांधी जी है, गांधी जी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनको, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करते दूसरों की तरह। हम गोडसे से नफरत करने वाले हैं, गोडसे को चाहने वाले नहीं हम ना कभी थे। बल्कि हम तो जब मैं चंपारण गया था तो वहाँ पर शायद देश के लोगों को नहीं मालूम होगा, बख्त साहब एक थे, बख्त अंसारी। अच्छा। उनको अंग्रेज वहाँ के जब पहली मरतबा महात्मा गांधी आए थे वहाँ पर, गांधी आए थे, तो उस अंग्रेज ने कहा कि तुम गांधी के खाने में जहर मिला दो। बख्त अंसारी ने जाकर गांधी से कहा कि खाना मत खाइए, इसमें जहर मिला दिया गया है। हम तो उनको मानने वाले हैं, गोडसे को मानने वाले नहीं है। जो गांधी को बचाए हम उनको मानने वाले हैं, गांधी को मारने वालों को कहाँ कायल हैं हम। और जवाहरलाल नेहरू है भाई, वो भारत के सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर थे इस देश में, उनका भी योगदान रहा है। हम डिसएग्री करते हैं उनसे बहुत सी चीज़ों पर, मगर उन्होंने जो एक सिस्टम क्रिएट किया पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी का, तो डिसएग्री होता है हमको, हम डिसएग्री करेंगे उनसे। उन्होंने हायर एजुकेशन पे काफ़ी एम्फोसिस दिया था, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाए थे। नहीं, मौलाना आज़ाद ने किया था, वो मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, पहले एजुकेशन मिनिस्टर। आप भूल जा रहे हैं, देखिए यही परेशानी है। तो यही परेशानी है, ये जो हीरो वर्शिप है ना, ये परेशानी है। देखिए ये देश कलेक्टिव एफर्ट से आगे बढ़ता है। आप पूरा जिम्मेदारी, तारीफ बस एक पे लाके डाल देते हैं, वो नहीं होगा ना। वो इंटेंशन नहीं था मेरा। प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो उस टाइम एम्फोसिस था हायर एजुकेशन पे। प्राइम मिनिस्टर भी अगर होगा तो हमारे जमहूरियत में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वुर है। माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, जो अब अभी तक भुगत रहे हैं। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही वीक है इंडिया में। वीक क्या, है ही नहीं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है ही नहीं। आप बहुत से भारत के इलाकों में चले जाइए, वहाँ पर तो लोकल लैंग्वेज में भी नहीं मिलता आपको जी। तो इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस पर बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत पैसा लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी काम है। यू आर अ वेरी आउटस्पोकन लीडर, मे बी दैट्स व्हाई। क्या है आउटस्पोकन? अरे आउटस्पोकन हैं आप, क्यों? मतलब बहुत लूसिडली बात करते हैं आप। नहीं, मैं गूंगा तो नहीं हूं ना। नहीं तो अब क्या करूं मैं? अब इससे अगर मुंह में जबान है, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तो आप बोलेंगे भाई वो जबान से आउटस्पोकन हो गया। अब भाई जिसके मुंह में जबान है वो इस्तेमाल नहीं करे, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है वो। नहीं, अगर गूंगी गुड़िया होते तो मैं आता ही नहीं। नहीं, वो समझ जाइए किसने कहा था, वो मालूम आपको। आप कह रहे हैं, देखिए आप, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, आप बोल दिए, मैं नहीं कहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ताल्लुकात जो हैं बाकी लीडर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, इंक्लूडिंग इन द बीजेपी गवर्नमेंट। जब ये ऑल पार्टी मीटिंग जब बुलाई गई थी तो आपका नाम नहीं था, आपने प्रोटेस्ट किया तो होम मिनिस्टर खुद उन्होंने आपको फोन करके। एक बात से ताल्लुकात नहीं है मेरे। मुझे एज एन इंडियन एक तकलीफ हुई कि जो पहलगाम में हुआ, और मैं इस तकलीफ को महसूस कर चुका हूँ जी। मैं एक जानता हूँ एक शर्मा साहब को, जो तेलुगु पंडित हैं। अच्छा। वो शर्मा साहब ने गोकुल चाट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी जवान बच्ची को खो दिया। मैं किस ज़माने में तेलुगु सीखने की कोशिश कर रहा था, फिर रुक गया। वो शर्मा साहब मेरे को सिखा रहे थे आके। जब कभी बात की, वो उनके आंख में आंसू थे कि मेरी बेटी चली गई। मैं जानता हूँ उस परिवार को जो वीटी स्टेशन में पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आकर मारे, एक दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी मर गई, निज़ामाबाद तेलंगाना की। अच्छा। हम देख रहे हैं ना इन चीज़ों को। आप और हम कैसे इन चीज़ों को कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को? बिल्कुल नहीं भाई, हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे, बट आप इंसान हैं। चाहे हम लोग बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो, मगर दिल के एक हिस्से में, दिमाग हिस्से में तकलीफ होती है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस वक्त मैंने ट्वीट किया कि हमको क्यों नहीं बुला रहे आप। एक दिन पहले किरण रिजिजू साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप नहीं बुला रहे हैं,
तो बोले नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि 4 MPs को या 10 MPs वाली पार्टी को बुलाएंगे। बोला फिर हम छोटी पार्टी क्या करेंगे? तो बोले नहीं, तुम्हारी, मैंने मजाक से कहा, तो वैसे ही तुम्हारी आवाज़ बहुत बुलंद है। बोला नहीं सर, मुझे बुलाइए, आप हमको बुलाइए। मैंने ट्वीट किया। अब होम मिनिस्टर अगर मुझसे बात कर रहे हैं, ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि आप आइए, जरूर देर होगी, आइए। मैं गया वहां पर। नहीं, कोई वजह रही होगी? नहीं भाई, नहीं, इसको देखिए, प्रॉब्लम क्या है, उन्हीं को क्यों फोन किया? अरे मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ उसका। नहीं, मैं भी रिस्पेक्ट करते हूँ शायद आपको। मुझे नहीं मालूम, और उन्हें फोन किया, फोन करके बोला कि आप कहाँ हैं, आप आइए। बोला सर देर होगी। तो बोले ठीक है, देर होगी, मगर आइए। मैं पहुंच गया वहां पे, मैंने अपनी बात को रखा। पहलगाम का मामला ऐसा है कि इसमें तो कहाँ पॉलिटिक्स करेंगे आप? नहीं, सवाल ही नहीं है। सवाल ही पता नहीं होता ना उसमें। हमको पॉलिटिक्स को बाजू रख के आप बताइए, वो बच्ची, मुझे इतना तकलीफ होती जब आप और हम याद करते हैं कि एक पत्नी जो है अपने मरे हुए पति की लाश के बाजू बैठी हुई है। कि कैसा है, कैसा होगा बताइए? कि कैसा 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 बर्दाश्त करें कोई भी इसको? माने जो 7वें दिन अपने पति को खो देती है, जो 2 महीने के बाद अपने पति को खो देती है, तो ये तो इसमें क्या पॉलिटिक्स करने का है? नहीं, ये तो तकलीफ दे बात है। तो हम गए वहां पर, यकीनन बीजेपी से हम मुखालिफ थे, मुखालिफ रहेंगे उनके, और लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहे। मगर जब देश का मामला आएगा, देश की अखंडता, सालमियत का, और ये टेररिज्म का मामला आएगा, तो भाई सवाल ही पता नहीं होता। उनके साथ हैं। साथ है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी ने जो हैंडल किया पहलगाम के बाद, सही किया? हमने सब ऑल पार्टी मीटिंग में मैं भी था, हमने कहा कि आप जवाब दीजिए, इसका इंसाफ करिए। हमारी सेना ने बहादुरी से उसका जवाब दिया। मगर ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। मेरा देश का प्रधानमंत्री मोदी है, ट्रम्प नहीं है। मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी है। वो ऐलान करते अच्छा होता। और फिर क्या हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा टेररिस्ट अटैक नहीं करेगा इंडिया में? करेगा। क्या हम ये समझ रहे हैं कि वो टेररिस्ट को तैयार नहीं करेगा? वहां पर करेगा ना, बिल्कुल। आज भी कर रहे होंगे तैयारी वो लोग। जी, अमेरिका हमको क्या ये बार बार अमेरिका बोल रहा है ट्रेड ट्रेड ट्रेड। क्या ट्रेड है? पाकिस्तान $10 बिलियन का ट्रेड नहीं करता अमेरिका से, हम लोग $150 बिलियन करते हैं। और फिर ये जो बायलैटरल ट्रेड की जो ट्रीटी होगी, उसमें तो टारगेट है $500 बिलियन का। कहाँ पाकिस्तान है? और हमको आप पाकिस्तान के बराबर कैसा कर रहे हैं हमको? विक्टिम हम है, वो तो प्रमोट कर रहा है। और हमको और फिर क्या? और ये बात हम कैसे भूल जा रहे हैं कि आज भी वो कमबख्ते, वो जालिम 4 फिर रहे हैं। कहाँ फिर रहे हैं हमको नहीं मालूम, जो हमारे 26 लोगों को मार दिए। तो ये हमको चाहिए। ये तुर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हिंदुस्तान को नहीं किया। चीन नहीं कर रहा है। चीन भी कर रहा है। हाँ, चीन पूरे उनको ये तो हथियार दिए पूरा उनको, ड्रोन्स उनके हैं। मेरा मानना यह है कि चीन से हमको बहुत बड़ा खतरा है, याद रखिए आप। और 50,000 हमारी फौज खड़ी हुई है गलवान में, आपके उन तमाम लद्दाख के एरिया में। ये LOC पे सीज फायर होगा नहीं होगा, अब तक चलेगा नहीं मालूम। LAC पे 50,000 फौज है, LOC में ये हो रहा है। ये तो सब देखने की चीज़ें सरकार को ये देखेगी जरूर। हम अपने एप्रीहेंशंस, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। आपका जो बैकग्राउंड है बहुत इनोवेटिव, एलिटिस्ट। आप हैदराबाद पब्लिक स्कूल अरे हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो दादा थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो कभी जाकर उस वक्त निज़ाम से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उस वक्त एक उनके आदाब का एक तरीक़ा था कि जो भी जाता था उनको एक अशरफी देना पड़ता था निज़ाम को, और हाथ में ऐसा रख के। अच्छा। हम दादा बोले मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं झुकूँगा। नहीं गए वो नहीं गए, उन्होंने कभी नहीं गए। बोले मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो फ्यूडलिज्म पसंद नहीं करते थे। तो कहाँ एलिट है भाई? देखिए वो ख़त्म हो गया ना। नहीं, वो नहीं थे एलिट। नहीं, एलिट का देखिए, अगर मेरे माँ बाप मुझे अच्छी जगह पढ़ाए हैं तो उसको एलिट कैसा बोलेंगे? अच्छा, मैं अगर इंग्लैंड को जाकर, यकीनन मेरे वालिद ने बड़ी मदद की, मगर मुझे काम करना पड़ा। मैकडॉनल्ड्स में काम करते थे? मैकडॉनल्ड में किया, जीन्स की दुकानों में काम किया, बहुत सी जगहों पे काम किया मैंने।
आपने लॉ पढ़ी वहाँ लिंकन में लॉ पढ़ी? लॉ किए, लिंकन किए, तो इलीट कहाँ से है? नहीं, अब देखिए एक बात सुनिए, अगर कोई जिंदगी में मेहनत कर रहा है, यकीनन इस मेरी जिंदगी के सफर में मेरे माँ बाप की बहुत कुर्बानियां रही, और जितना मैं शायद तंग किया हूं कि वो भी नहीं तंग किया होगा उनको। मैंने बहैसियत औलाद बोल रहा हूँ आपको। हाँ। कई बार मेरे वालिद तो नहीं है, मगर बहुत उन्होंने हम तमाम के लिए मेहनत की। हमारी माँ आज जिंदा है, दुआएं हैं, अरे अल्लाह का करम है। और तीसरा है कि आदमी को एक मेहनत करने का जज्बा होना, करे हैं मेहनत। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप पब्लिक स्कूल में पूछ लीजिए जो हमारे दोस्त हैं, मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था मैं, जो भी है। नहीं एवरेज स्टूडेंट मैं था। दर्शकों बता दूं कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल हैदराबाद का सबसे बढ़िया स्कूल है। बिल्कुल है हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट, वो भी बेगमपेट। नहीं बिल्कुल है। मैं वहाँ के हमारे पढ़ाने वाले टीचरों को सलाम करता हूँ, चाहे वो मिसेस शाह हो, मिसेस राजा मोहन हो, मरहूम सायतुल्लाह हुसैनी हो, मैमुना बानो हो, हमारे रेक्स थॉमस साहब हों, चरियन साहब हों, बेनहर साहब हों, सामस सिराव साहब आज भी हैं। सबके नाम याद है हाँ आपको? यार, कैसा बोलेंगे इनको आप, कैसा बोलेंगे? हमारे एक निज़ाम कॉलेज में, जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है हैदराबाद का, निज़ाम कॉलेज में जो हमारे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे, तो उन्होंने, हम लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे, ज़्यादा क्रिकेट के ग्राउंड पे, ज़्यादा कैंटीन पे बैठते थे। तो एक बार हम खींच के ले गए क्लास में और बोले कि डू यू नो व्हाट इज़ इंडियन पॉलिटिक्स? तो अब आप कैंटीन से किसी को उठा के ले गए हाथ में चाय, तो मेरे को बोले तुम बोलो। तो मेरा सर, यू आर हियर, आई विल नेवर डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज एक्सप्लेन टू अस। तो बड़े खुश हो गए। तो बोले कि इंडियन डेमोक्रेसी इज लाइक ए स्वयंवरा। हाँ, आई रिमेम्बर वेरी क्लियर, लिख के बोले कि समटाइम्स द ब्राइड गोज एंड गार्लैंड्स अ डोंकी ऑल्सो। तो मैं जब 94 में एमएलए बना, तो उनका घर था सुल्तान बाजार में, मैं फुल कार पहन के गया, सर आपसे मुंह मीठे का डब्बा लेके, लपटा लिए मेरे को, बहुत बोलिए। बोला सर आया हूँ आपके पास जीत के, पर बहुत मेरे को लपटा लिया। अरे तो याद है तेरे को? मैं हाँ सर मेरे को याद है, आप बिठा कर बोले थे निज़ाम कॉलेज में मेरे को। बट ये नहीं बोले कि आप डोंकी हैं। नहीं, मैं अपने आप गले में फूल का हार डाल के गया उनके पास, सर मैं आपके पास आया हूँ। भाई ये लोग हमको सिखाए ना। देखिए उस्ताद का जो एहतराम है, जो आपको पढ़ाते हैं, वो तो आपको ज़िंदगी भर एहतराम करना पड़ता है। आज भी हमारे कोई पब्लिक स्कूल के कोई मैडम टीचर मिल जाते हैं, तो हम तो उनके सामने अपने आप को नज़र झुका लेते हैं, उनके पढ़ाए हमको। आप यूनिवर्सिटी में बेहतरीन बॉलर भी थे। बेहतरीन तो नहीं थे, मीडियम फास्ट थे। इंटर यूनिवर्सिटी में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वेंकटेश प्रसाद, हाँ, बैंगलोर यूनिवर्सिटी में हमारा हाँ। उस्मान यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर फाइनल हमको खेले थे। हाँ। तो हम लोग मैच फर्स्ट इनिंग लीड पर हार गए थे, मगर उस मैच में मेरे को 6 विकेट मिले। वेंकटेश प्रसाद बैंगलोर यूनिवर्सिटी से खेल रहे थे, उनको कुछ विकेट नहीं मिले थे। फिर मैं साउथ जोन यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हुआ। हाँ। फिर उसके बाद तो फिर वो इख्तिताम को पहुंच गई वो दास्तान, वहीं पे जब पढ़ने चले गया मैं। तो हैदराबाद के जो हिस्ट्री, क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अजहरुद्दीन का नाम आता है वहाँ पर? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी आ सकता था। नहीं, मेरा नाम नहीं आता। अजहरुद्दीन 99 टेस्ट खेलने वाला आदमी है। नहीं, आपने तो कुछ खेला ही नहीं। नहीं, अजहरुद्दीन कंपेयर नहीं। अजहरुद्दीन एज ए क्रिकेटर मैं सलाम करता हूँ, एज ए पॉलिटिशियन बहुत डिफरेंस है मुझे उनसे। बट एज ए क्रिकेटर डिलाइट, क्या बात कर रहे हैं आप। फिर ML जयसीमा, आबिद अली, गुलाम हुसैन साहब, ये तो स्टालवर्ड्स है भाई। ये लोग हैदराबाद के लिए, ये लोग क्या नहीं। See in that pantheon of names, your name no, could have been. I will उनके साथ क्या, उनके करीब भी नहीं आ सकता भाई। वो तो क्रिकेटिंग, ये लोग अपना एक रिकॉर्ड है। तो आज मोहम्मद सिराज देखिए आप, माशाल्लाह, जबरदस्त गरीब बच्चा एक किस तरीके से मेहनत करके आके क्या 100 विकेट ले लिया सर टेस्ट विकेट में। ग्रेट जर्नी है। यू थिंक इंडियन, और मैं मोहम्मद सिराज से एक चीज़ सीखा, मालूम आपको? हाँ। वो एक अच्छी बात क्या, इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि हमको दुनिया में ऐसा किसी को देखकर, किसी के बोलने को सुनकर या उनके क्रिटिसिज्म को सुनकर काम नहीं करना चाहिए, अपना काम करो। मैं बोला यार ये तो बात तो सही कर रहा है। बिल्कुल। आप देखिए बात, आप किसी से भी विजडम सीख सकते हैं। मैं सिराज की जब बात सुना, मैं बहुत अच्छी बात किसने, आप किसी को खुश नहीं कर सकते दुनिया में, अपना काम करो, चलो।
और ग्रेट जर्नी है सिराज की। हम तो उम्मीद करते कि वो और खूब खेले इंडिया के लिए और इंडिया को टेस्ट मैचेस जिताए, वनडे जिताए। ग्रेट जर्नी है, मैंने इंस्पिरेशनल नहीं इंस्पिरेशनल है। इतने पूरे ऑड्स अगेंस्ट ऑल ऑड सिराज ने मेहनत की, जस्तजू की और अपने आप पर उसको बहुत कॉन्फिडेंस आज भी है। यू थिंक इंडियन क्रिकेट टुडे इज ट्रूली जेन्युइनली डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस इन अ वे? नहीं, परफॉर्मेंस पे आप खेलते हैं भाई। आप आज तो देखिए, आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। इतना स्क्रूटनी होता है, इतना ये होता है, अरे भाई आप इतने टेस्ट मैच खेले, आप नहीं करे तो आई मीन डेमोक्रेटिक मतलब हर तकबे से नहीं, लोग जो आते हैं। उसको और डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, तो और मौका मिलना चाहिए। विराट कोहली के जाने पे कुछ अफसोस, रिटायरमेंट पे? अरे ज़बरदस्त प्लेयर है भाई, हम लोग महरूम हो जाएंगे उसको कवर ड्राइव से। ऑन द राइज जो वो बॉलर के सर पे मारता था, वो मैंने ग्रेट प्लेयर, ज़बरदस्त प्लेयर, बैट्समैन। उफ, मैंने आप देखिए, हम लोग, मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद अजहरुद्दीन को देखा। अगर हमारे कॉलेज में, निज़ाम कॉलेज, मैंने मोहम्मद मसूद अहमद को देखा, डी सुरेश को देखा, अफ़ान को देखा। ये लोग इंडिया को नहीं खेले, मगर डिलाइट टू वॉच। और फिर उसके बाद लक्ष्मण, मैंने क्या प्लेयर है। आपने बैटिंग नहीं की कभी? नहीं, वो बैटिंग का वो लगा चलेगा, नहीं तो डंडी गई। तो नहीं, आप देखिए, हम लोग राहुल द्रविड़, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को हमने देखा, सहवाग को, उफ, फिर अभी कोहली को देखा हमने। कोहली इज अमेजिंग। और भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा टैलेंट कमी, आएंगे। तो क्रिकेटिंग आपने छोड़ दी क्योंकि आप लंदन चले गए थे लॉ पढ़ने के लिए, और लिंकनसन में नहीं, उसमें कोई, देखिए, ये उसमें कोई फ्यूचर नहीं हो सकता था मेरा क्रिकेट में, मुझे मालूम भाई। आप यू आर बीइंग मॉडेस्ट। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। आप कैसा, आप कहते हैं भाई, मेरे ख्याल से मैंने, अल्लाह का करम है, मुझे मैं अच्छा डिसीजन लिया। मेरे वालिद ने मुझे समझाया कि जाओ तुम पढ़ो, छोड़ो ये, तो अच्छा हुआ वो। तो आपने लॉ पढ़ी लंदन से, फिर ये वापस आए। तो व्हाट आई मेंट टू से वाज दैट यू कम फ्रॉम a not an underprivileged background. It is you know, highly educated person. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, हमारे वालिद ने हमारे लिए बहुत मेहनतें की, आपको अंदाज़ा नहीं है, बहुत मेहनतें की। हमारे बाबा ने, वो भी पॉलिटिक्स में थे? हाँ, वो पॉलिटिक्स में थे। मैंने MP थे? उनकी बेइंतहा कुर्बानियाँ रही हैं, उनके साथियों की, उनके साथ जो पार्टी के लोग थे। आज जो आप देख रहे हैं, वो सब पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने, उस ज़माने के लोगों ने अपना सब चीज़ कुर्बान कर दिया। हर चीज़, अपना वक्त, अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी, और फिर इतनी मेहनत की उन लोगों ने कि आज हम ये दिन देख रहे हैं। तो अगर वो नए लोग मेहनत नहीं करते तो हम कहाँ होते आज। आपके दादाजी भी? हाँ, हमारे दादा तो 11 महीने जेल में थे। उन्होंने रीलॉन्च की थी आपकी पार्टी। हाँ, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे किया, और उन्होंने इलेक्शंस लड़े वो, और दारुस्सलाम का केस वो 11 साल तक लड़े, फिर उसको हासिल किया। फिर वहाँ पर हमने, उस ज़माने में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया था। आज तो खैर माशाल्लाह से दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो ये सब हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत और क़ुरबानियों की, और हैदराबाद की आवाम के पॉलिटिकल अवेयरनेस की ये एक मिसाल है। ये आपके भाई भी MLA, अकबरुद्दीन MLA हैं। जी हाँ। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कभी कभी कुछ बोल जाते हैं। नहीं, 15 मिनट में साफ कर देंगे। सब कुछ नहीं, सब बेकार बातें। कोर्ट में केस गया, और कोर्ट से उनके ऊपर केस बुक हुआ। वो करीब 50-60 दिन जेल में थे। फिर कोर्ट ने उनको बेल दिया, फिर कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने उनको एग्जोनरेट किया, और फिर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ जी। उनके ऊपर 4 गोलियां चली, 23 स्टैब वुंड्स उनको मिले। तो आज भी अकबर की तबीयत सही नहीं रहती। अच्छा। उनको जो माने वो तो वेंटिलेटर पे थे कई दिन तक, और उनका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अल्लाह का करम हुआ, दुआएं थी कि वो बच गए, वरना तो डॉक्टर्स तो बिल्कुल ही परेशान थे उस ज़माने में। कभी डांट नहीं लगाई उनको?
नहीं, डांट वांट कैसे, आप कोई छोटे बच्चे हैं डांट लगाने, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब कोर्ट उनको एग्जोनरेट कर दिया है, जुडिशियल सिस्टम, तो देखिए, लोग अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में सिर्फ ये जानते हैं जो मीडिया क्रिएटेड है, मगर लोग ये नहीं बोलते कि ये शख्स अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बिला लिहाज हिंदू मुस्लिम ये करीब 16,000 बच्चों को फ्री में तालीम दिला रहा है। 16,000 फ्री एजुकेशन। और उनका एक ही उसूल है कि एक घर से एक बच्ची एक बच्चा होगा। अच्छा। सबको पढ़ा रहे हैं। ये वो आदमी है जिसने चीफ मिनिस्टर को जाके बोला कि लाल दरवाजे पे मंदिर है, आप वहाँ पर 20 करोड़ सैंक्शन करो। सैंक्शन हो गया, अमाउंट दिया गया है। तो ये बात दिल्ली में बैठे जर्नलिस्ट को बड़ा मज़ा आता है इस तरह के मसाले बना कर देने का। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई साहब, आपको तो मसाला लगा के आप खा रहे हैं, मगर आप कभी ज़मीन पे आके देखो। वो सही है, लेकिन मसाले की बात भी नहीं है, जो कहा है वो कहा है। नहीं, जब कहा है तो कोर्ट ने उसको अनकही कर दी, मगर जो ग्राउंड पे जो काम हो रहा है वो भी तो देखिए। वो जामे आके देखिए ना, कोई भी इलेक्शन अगर जीत रहा है तो भाई कुछ तो काम हो रहा होगा ना। आवाम को आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते। अच्छा, ये हमको गाली देते सब लोग, अमित शाह को क्या जरूरत थी मेरे इलेक्शन में 2 दिन आकर बैठने की? यहाँ पे प्रधानमंत्री आए मेरे खिलाफ, नरेंद्र मोदी आकर यहाँ भाषण देकर गए, बड़े बड़े बीजेपी के नेता आ गए यहाँ पर। जनता, हैदराबाद की जनता देख चुकी है। एक शुक्ला साहब हैं हमारे पान मंडी के, इतना सब गर्मी के बावजूद भी, पॉलिटिकल जो गर्मी होती है इलेक्शन में, वो बोले मेरे घर को आओ। बोला शुक्ला साहब छोड़ दो। बोले नहीं, आके मेरी माँ से मिलना। बोला ठीक है, गया। उनकी माँ झुक के मिला, उनकी बड़ी इज्जत से मिला मैं, क्योंकि बुजुर्ग है, लेडी है। तो ऐसा ये जो आपको देखना चाहिए, लोगों को आप क्रिटिसाइज करिए, ज़रूर आपका हक है, मगर अगर आप इसी तरह से जनरलाइज करते रहेंगे तो मुझे परवाह नहीं है, आपका नुकसान होने वाला है। Do you think of yourself as an optimistic person with a bright outlook to life? यकीनन, क्यों मैं देखिए, अल्लाह की रहमत से क्यों मायूस होना हम लोग। बिल्कुल। तो क्या विजन क्या है आपका? नहीं, मेहनत करने, नहीं, देखिए विजन तो सब ये आप देखिए, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जुस्तजू कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ तक कामयाब हुआ नहीं हुआ, मेरे मरने के बाद कोई लिखेगा तो लिख देगा, मगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ, सेहतमंद हूँ, तो मेरा काम मेहनत करना है मेरी पार्टी के लिए। मैं जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ, और मेरा ख्वाब ये है कि ये देश को हमको और मजबूत करना है। इस देश को जो हर कोई ख्वाब देखता है ना, उसको ख्वाब को पूरा करना है, और वो ख्वाब उसी वक्त पूरा होगा जब यहाँ पर इंसाफ होगा, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, यहाँ पर हर समुदाय को मान सम्मान मिलेगा। यकीनन हम उस पैंथियन ऑफ कंट्रीज़ में खड़े होंगे जहाँ पर जो हर चीज़ वहाँ पर मिलती है, लोगों को चैन होगा, सुकून होगा, और बार बार हमको पलट कर अपने शोल्डर को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये मैंने कोशिश करना है, और क्या है, कोशिश करना आपके मेरे हाथ में है। मुक़द्दर के फैसले तो अल्लाह करने वाला है, जीत हार उसके हाथ में है, और मैं हार से नाउम्मीद नहीं होता हूँ। किसी ने अच्छा कहा था कि माई विक्ट्रीज वेर बिल्ड ऑन माई डिफीट्स, जो किसी ने कहा था, तो हो सकता है कि वही होगा। Very well said, Owaisi साहब. Thank you so much. शुक्रिया साहब, It was a wonderful conversation. थैंक यू। शुक्रिया.